नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म कंपटीशन एकेडमी आपके लिए आज एक विशेष वीडियो लेके आया है। इस वीडियो में क्या खास बात है कि जो आपका मैथ्स का कंप्लीट संपूर्ण हल है और वो भी एकदम यूनिक तरीके से ऑप्शन से सॉल्व करना और एकदम ईजीएस्ट सॉल्यूशन, उससे आसान आपको मिल नहीं सकता है। पूरे यूट्यूब में आप छान लीजिएगा सीजीएसआई का मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन को बच्चे 2011 से 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं सीजीएसआई के, उन सारे एग्जाम के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, उनका एकदम सटीक और बेहतर सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत लोग कराए होंगे, लेकिन जो इस तरीके का सॉल्यूशन है वो आपको नहीं मिलेगा कि आप इसमें पेन भी कम से कम चलाएं और ऑप्शन को भी देखें और आप यह टिक करें। तो इस चीजों को जानने के लिए आप पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और इस पे बच्चे अभी मैं जो भी आपको यहां पे कराऊंगा उनका जरूर आप लोग पीडीएफ वगैरह लेकर इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि विगत वर्ष के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने होते हैं। साथ में कंपटीशन एकेडमी आपके लिए बैचेस भी लेके आ रहा है 8 तारीख से, तो इन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में, बहुत नॉमिनल फीस पे, बहुत मिनिमम फीस पे। और साथ में अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस भी करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहां पे मैं क्वेश्चन आपको कराते चलता हूं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकेंगे क्वेश्चन का, या फिर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से बच्चे आप डाउनलोड कर सकेंगे इनके पीडीएफ को। जैसे देखिए, यहां पे एग्जाम वाइज मैं यहां पे क्वेश्चंस रखा हूं। सबसे पहला आपके सामने है यहां पे कि छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा प्रीलिम्स 2011-12 में 11-12 से शुरू कर रहा हूं और आखिरी तक लेके जाऊंगा जो अभी तक हुआ है। इसके बाद फिर रीजनिंग का भी लेके आएंगे बच्चे, इसी तरीके से रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन कराएंगे और साथ में एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें एनालिसिस होगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखो पिछली बार जो लिया था वो व्यापम लिया था, इस बार कौन लेगा, पीएससी लेगा। तो पीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा रहता है मैथ्स का, तो वो उन स्टैंडर्ड को भी हम कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराएंगे, इसके लिए एक अलग से एक डिटेल वीडियो, एक एनालिसिस वीडियो पूरा मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए बच्चे, अभी हम सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधा सा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो यहां पे क्वेश्चन बोला हुआ है बच्चे यहां पे कि 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। एकदम आसान सा सवाल है, जब आया भी था भाई बहुत पहले 2011-12 में, लेकिन हमें तो कराना है पूरा सॉल्यूशन बेहतर तरीके से। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि 600 का 3/4 भाग का 60% क्या होगा। तो सबसे पहली बात, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 2 जीरो। तो परसेंट का मतलब होता है बटा 100 के साथ ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। के वगैरह जो भी लिखा रहता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो परसेंट के साथ 2 जीरो कट गया। अब यहां पे 3/4 है और गुणा में 60 है, तो अब ये 4 से काट दीजिए। 4 कितने जा हो जाएगा बच्चे, 15 जा 60 हो जाएगा। अब ये 15 तियां कितना हो जाएगा, 45, और 45 का गुणा किससे कर देना, 6 से। तो 45 का गुणा आप 6 से कर दोगे, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब 45 का गुणा 6 से कैसे करेंगे, तो 45 दूनी 90 और 45 तिया कितना होता है बच्चे, 135, और 135 का डबल कर दोगे तो 45 छिक्के पता चल जाएगा और ये हो जाएगा बच्चे कितना, 270, और ये आ जाएगा क्वेश्चन का जवाब। ये तो मैं एकदम यूनिक तरीके से कराया हूं। अगर आपने मेरी क्लासेस की होंगी तो इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं, लेकिन लास्ट तक। लेकिन अगर आप एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 600 और यहां पे का है तो यहां पे 3/4 लिखेंगे। यहां पे भाग कितना परसेंट बोला, 60%, बटा क्या हो जाएगा, 100। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आएगा। लेकिन भैया, अगर आपको मेंस में 200 क्वेश्चन यहां पे हैं मैथ्स और रीजनिंग मिला के, तो उन पे बेहतर करने के लिए ऐसे अप्रोचेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं यहां पे। तो 4 से काट दिए 15 जा, 15 तिया 45, 45 छिक्के करेंगे तो 270 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन का जवाब। अब चलते हैं बच्चे आगे। यहां पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा और साथ में एक चीज और बताना मैं भूल गया बच्चे, ये है सीजी पुलिस भर्ती का ये सॉल्व पेपर। ठीक है, इस सॉल्व पेपर पे ये सारे क्वेश्चन और इसके बढ़िया से सॉल्यूशन दिए गए हैं। आप इसको चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कंप्लीट तैयारी इस बार हम करा रहे हैं। आपका फिजिकल का भी, प्रीलिम्स मेंस की एक साथ तैयारी, क्योंकि मेंस और प्री में ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, और साथ में टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें देंगे। और साथ में ये हमारा सॉल्व पेपर भी आ गया है, तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं इसी बुक के बारे में यहाँ पे। और ये वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं और पूरे जो भी पढ़ाएंगे ना पूरे राज्य में, सब इसी के क्वेश्चन उठा उठा के पढ़ाएंगे बच्चे। तो याद रखिएगा, तो हम इसको बेहतर तरीके से आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, इसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट मैं आपको एकदम यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का, यहाँ पे उसी एग्जाम में जो आया था और मैथ्स का क्वेश्चन। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में, मतलब क्या पूछा है, टाइम।
क्या पूछा है, टाइम। और टाइम अगर निकालते तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डायरेक्ट अटैक करो कि पूछा क्या है, क्लियर है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा चोर, एक चोर है भाई साहब, ये चोर है, ठीक है ना, ये चोर भाग रहा है, किस गति से भाग रहा है बच्चे, 8 की गति से भाग रहा है। और उसके पीछे कौन है बच्चे, पुलिस है, पुलिस उसके पीछे है। और पुलिस की जो गति है मेरे भाई वो कितनी दी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस भाई की गति कितनी थी, 8। तो ये पुलिस उसके पीछे है, क्लियर है। यदि चोर पुलिसकर्मी से कितने मीटर आगे है, 100 मीटर। इन दोनों के बीच का फासला दे दिया है बच्चे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर का है, 100 मीटर का। तो बताना है कि कितने समय में उसको पकड़ेगा, तो टाइम निकालना है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो आप ये बताइए इसको कितने मीटर पकड़ना है, चोर को पकड़ने के लिए 100 मीटर के फासले को खत्म करना है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 मीटर। तो ऊपर में लिख लेंगे 100 मीटर। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। अब स्पीड अगर लिखना है तो ये बताइए दोनों अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष गति का नियम कहता है कि दो लोग एक ही दिशा में भागते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। तो माइनस होने का मतलब यहां पे ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 8 है, तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां पे क्या है, मीटर में है। तो इसको भी आप पहले किस में बदल दो बच्चे, मीटर पर सेकंड में। तो 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ऊपर में 18 चला जाएगा और नीचे में 5 और ये मीटर पर सेकंड। तो आपका जो जवाब आएगा टाइम वो किस में आएगा, सेकंड में, लेकिन ऑप्शन किस में दिख रहा है, मिनट में। तो बस बच्चे सॉल्व कर लो, यहां पे 5 से उड़ा दो, ये कितने जा हो गया 20 जा, और 2 कितने जा हो गया निया, और ये कितना हो गया 180। तो 180 सेकंड बच्चे आ गया। अब 180 सेकंड का मतलब कितने मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 180 सेकंड 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिनट आ जाएगा बच्चे, 3 मिनट। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हो गया बच्चे सवाल नंबर दूसरा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो अभी मैं आपको ना बस यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं जो भी क्वेश्चन आए थे। अगर आप एकदम बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस को भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी हम आपके लिए एमसीक्यू अलग से लाएंगे, ठीक है। तो ये तो केवल एमसीक्यू करा रहा हूं जो एग्जाम में है उसके सॉल्यूशन को, ठीक है। इसमें पूरा कंसेप्ट आपको क्लासेस में हम कराते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। और क्या आया था ध्यान से देखिए, यहां पे बोला है 2 4 3 5 6 9 7 ऐसे करके दिया है। और आ मतलब एक और संख्या आ है, उनका एवरेज दे दिया है बच्चे 6। कितना दे दिया है, 6। आपको आ का मान पूछा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहां पे एकदम इजी है। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सबका एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आओ जोड़ लो, 4 2 6 6 3 9 9 5 14, 9 5 14, 14 6 20 और 20 9 29। 29 में से अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36। और 36 में कितना जोड़ना है, आ। तो 36 में आ को हमने ले लिया x, और यहां पे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितनी है, 8। तो 8 से डिवाइड कर दिए। और ये एवरेज कितना दिया है बच्चे, यहां पे कितना दिया है एवरेज, यहां पे सीधा सा 6 दे दिया है। तो बस यहां पे गुणा कर लो, तो 36 प्लस x हो गया, और यहां पे 8 6 क्या हो गया, 48। अब x निकालना है तो 48 में से सीधा सा 36 घटा दो बच्चे, कितना आ जाएगा यहां पे 12। तो सो यहां पे क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, 12, और क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 10 का, यहां पे ए ऑप्शन जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। आप देख सकते हो कि यहां पे 52 स्लाइड हैं और पूरे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहां पे क्या बोला है, योग सीख रहे 10 व्यक्तियों का औसत आयु कितना बोला है बच्चे, 32 है, ठीक है। तो और उनके प्रशिक्षक की आयु जोड़ देने पर औसत आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु बताना है। तो बच्चे एवरेज का क्वेश्चन है, और एवरेज के ऐसे क्वेश्चन को हम हवा में उड़ाते हैं, एक लाइन में कराते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। सबसे पहले बोलना क्या चाहता है कि 10 व्यक्तियों का एवरेज दिया हुआ है कितना, एज औसत आयु दिया है बच्चे 32 साल। 10 व्यक्तियों का एवरेज एज कितना दिया है, 32 साल। और अगर टीचर को सम्मिलित कर लिया जाता है तो एवरेज 32 से बढ़कर कितना हो जाता है, 34। तो पहले एवरेज कितना चल रहा था, 32, अब बढ़कर कितना हो गया, 34। किसके कारण बढ़ा, क्योंकि टीचर को आपने सम्मिलित कर लिया है। और एवरेज अगर इंक्रीज करता और किसी को आप क्या कर रहे हैं, शामिल, यहां पे क्या कर रहे हैं, ऐड का कंसेप्ट होगा कि कोई एक व्यक्ति और आपके ग्रुप में आ रहा है और उसके आने के कारण आपका एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि 32 से क्या हो रहा है, 34। तो जब भी किसी के शामिल होने के कारण एवरेज बढ़ता है तो हम साइन क्या लगाते हैं, प्लस। ये मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा, क्लियर है कि नहीं, बताता हूं। ये बात क्लियर है, तो यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब इसको अगर सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते कि टीचर का हमें निकालना है कि उसका एज क्या होगा, ठीक है, टीचर का एज क्या होगा। तो टीचर का हमने लिख लिया, जो नया पर्सन आ रहा है। अब पहले एवरेज क्या चल रहा था हमारा, 10 व्यक्तियों का कितना था, 32। तो जो भी एवरेज चल रहा था हम इसको यहां पे लिख लेते हैं। मैं पढ़ाता हूं, एवरेज होता है प्लस माइनस और चेंज इनटू एन। ये हम लोग पढ़ाया जाता है आपको बढ़िया से क्लास में, ठीक है। ये कंसेप्ट पूरा
एवरेज में दिया जाता है। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए तो यहाँ पे 32 लिख लिया और साइन क्या लगा लेंगे बच्चे यहाँ पे प्लस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था तो प्लस का साइन लगाना है। चेंज कितने का हो रहा है, पहले 32 था 34 हो गया, कितना बढ़ गया बच्चे 2 बढ़ गया, तो 2 लिख लेते हैं। अब आप ये बताइए, 2 तो आपने लिख लिया, अब आप ये बताइए कि प्रेजेंट पर्सन कितनी हो गए, कितने लोग की संख्या अभी हो गई, पहले कितने थे 10 थे और एक टीचर आ गए तो कितने लोग हो गए 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या बच्चे 11। अब आप ये बताइए एक टीचर के बारे में ही निकाल रहे हैं तो डिवाइड किससे करना है, 1 से, बस इसको सॉल्व कर लो। 32 में कितना जोड़ लोगे बच्चे 22 और ये आ गया 4 और ये कितना आ गया बच्चे 5, तो ये आ गया 54। मतलब यहाँ पे जो टीचर सम्मिलित हुए थे ना उनका एज कितना था बच्चे 54 साल था, इस कारण से एवरेज बढ़ रहा था। तो ये हो गया क्वेश्चन का जवाब। तो ऐसे करना है बच्चे क्वेश्चन को, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, तो ये एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर किसमें, 12वें में, ध्यान से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या बोला है, किसी अंक का 25% 20 है, किसी अंक का 25% क्या है 20 है, तो उस अंक का 40% क्या होगा बताओ भाई। इतना हल्का क्वेश्चन, प्रतिशत का क्वेश्चन एकदम हवा में उड़ा देते हैं। जो क्लासेस किए हैं वो तो तुरंत उड़ा रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस को, और जो नहीं किए हैं क्लासेस, जो मुझसे नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिए, अभी समय है आपके पास, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 25% कितना है बच्चे 20 है, तो किसी संख्या का 25% जो है बच्चे वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि उसका 40% क्या होगा, आपको किसका मान निकालना है 40% का। तो 40% कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए 20 बटा क्या हो जाएगा 25 और गुणे में कितना हो जाएगा बच्चे 40। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40, 8 चौके कितना हो गया 32। देखो हवा में यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सा आ गया बच्चे, कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 32 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा बच्चे 32, ठीक है। 25% कितना था बच्चे 20 था, तो उस अंक का 40% निकालना था, तो 20 बटा कितना हो गया बच्चे 25 और 40% निकालना था, तो 5 अट्ठे 5 बचे, 5 चौके 8 चौके 32 आएगा बच्चे। इसमें शायद कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 12वें नंबर में क्या आएगा आंसर 32 आएगा, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। एक बार मैं बुक में भी करेक्शन देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है कि इसमें गड़बड़ हो, यहाँ पे आंसर बच्चे 32 ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कौन सा नंबर है, 12वां, ठीक है ठीक है, इसमें स्टार बना है बिल्कुल बच्चे। ये जो पेपर में आया था तो इसमें दावा पत्ती लगा था, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे 32, और इसमें सारे ऑप्शन गलत थे। क्लियर है कि नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है, यहां तक ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, और बुक में बकायदा स्टार लगा दिया गया है, तो आपको परेशान नहीं होना, बकायदा बताया गया है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या है। अब पहले 50 नेचुरल नंबर का क्या पूछा, योग, योग मतलब होता है सम, और याद रखिएगा कि अगर n नेचुरल नंबर है, n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 सब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। तो यहां पे बोला है 50 नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत बोलते हैं, तो यहां पे कितने नेचुरल नंबर बोला है बच्चे 50, तो 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा एक फॉर्मूला कि n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या रख लेंगे बच्चे 50, और 50 में 1 जोड़ देंगे 51, बटे में क्या आ जाएगा 2, 2 से उड़ा दोगे कितना आ जाएगा 25, 2 से उड़ा दोगे कितना आ जाएगा बच्चे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 नेचुरल नंबर का योग निकालना था, तो n+1/2 होता है, तो n की जगह 50 रखेंगे, यहाँ 51 और यहाँ पे बटा 2, तो 25 से उड़ा दिए। अब देखो यहाँ पे भी बच्चे कुछ गड़बड़ हो गया है, मतलब एग्जाम में देख सकते हो कि कितना इन लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये 14 नंबर में भी स्टार बना है, इसमें भी मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में ही मिस्टेक था, इसलिए बकायदा यहाँ पे दिया गया जो एग्जाम में ऑप्शन आया था, क्योंकि सॉल्व भाई जो एग्जाम में आएगा वही करेंगे, लेकिन बकायदा इस बुक में स्टार बना दिया गया है ताकि आपको पता चले कि इसमें आंसर गलत लिया था। क्लियर है ना, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको सही करना है, बस मैं सही सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो 25 का गुणा किससे करेंगे 51 से, तो आंसर क्या आएगा 25 से कम क्या हो जाएगा 25, और हासिल क्या हो जाएगा 2, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 125 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 127, और ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं, तो इस तरीके से इसका प्रॉपर आंसर ये आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इसमें दावा पत्ती लग गया था। क्लियर है। अब आते हैं बच्चे अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 15 है इस बुक का बाकायदा नंबरिंग वही दिया गया है, तो आपको ये काफी बुक ले लोगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य कितना दिया है 3500, तथा 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य कितना दिया है 4000, और 1 टेबल का मूल्य पूछा है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम जो भी दिया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो 2 टेबल और 3 कुर्सी, तो यहाँ पे कितनी टेबल है बच्चे 2 टेबल है, तो यहाँ पे 2 टेबल हो गया, और कितनी कुर्सी है बच्चे बताइएगा 3 कुर्सी, 3 चेयर है, इनका मूल्य कितना है 3500। हम मान लेते हैं कि एक टेबल का प्राइस है T और एक कुर्सी का प्राइस है C, तो यहाँ पे 2 टेबल हैं और 3 कुर्सी है, टोटल प्राइस कितना है 3500 है। उसके बाद बोला है 3 टेबल हैं और कितनी कुर्सी हैं बच्चे यहाँ पे बताइएगा 3 टेबल और कितनी कुर्सी 2 कुर्सी, तो 2 चेयर हैं, इनका प्राइस कितना दे दिया है 4000, और आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है एक टेबल का मूल्य पूछा है। कितने टेबल का मूल्य पूछा है बच्चे एक टेबल का। अब एक टेबल का मूल्य पूछा है, टेबल का पूछा है, तो आपको किसकी जरूरत नहीं है कुर्सी की जरूरत नहीं है, तो कुर्सी को उड़ा दो, दोनों समीकरण
समीकरण में कुर्सी वाले को काट दो। काटने का तरीका, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, पहले इनको बराबर करना पड़ेगा, तो इस वाले 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, इस वाले 3 का गुणा नीचे कर देंगे, तो दोनों 6 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऊपर में कितने का गुणा कर दे रहा हूं मेरे भाई, 2 का, और नीचे में कितने का कर दे रहा हूं, 3 का। जैसे 2 का करूंगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4t, और 2 तियां कितना हो जाएगा, 6c, और ये कितना हो जाएगा, 7000। अब यहाँ पे 3 का गुणा किया हूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6c, और ये कितना आ जाएगा, 12000। क्या ये बात क्लियर है? अब बस बच्चे इसको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, चेयर कैंसिल हो गया, टेबल बच गया। यहाँ पे कितना है, 9t, और यहाँ पे कितना, 4t, माइनस करेंगे कितना, t आ जाएगा, 5t। अब यहाँ पे बताओ 12000 में से 7000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे, 5000। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ t बराबर कितना आ जाएगा, 1000। मतलब एक कुर्सी का प्राइस कितना आ जाएगा बच्चे, 1000 रुपया, और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और एक बात और बताना, वीडियो देख रहे हो, आपको क्लास अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब में भी मैं एमसीक्यू प्रॉपर टॉपिक वाइज करा दूं, चैप्टर वाइज, तो आप इसको भी कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके लिए अलग से 1 घंटा निकाल के मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लाइव क्लासेस, हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है मैथ्स रीजनिंग की, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में, और साथ में हम CGSI का भी अलग से बैचेस लाए हैं, ठीक है। तो उन पे भी आप एक बार देख सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नया इंटरफेस बहुत शानदार है, बहुत शानदार तरीके से एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया, अभी रिसेंट में एक अपडेट किया गया है। अब आते हैं बच्चे 16वें नंबर पे, क्या है क्वेश्चन, आइए देखिए, ठीक है। 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अब देखो, अब इसको देखते हुए ना मशीन उसीन दिख गया, बच्चा परेशान हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बच्चे। किसका क्वेश्चन है, समय और कार्य का, ठीक है, टाइम एंड वर्क का। क्या है क्वेश्चन, देखो, 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 18 दिवस में कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है जब आपको टाइम वर्क एंड वेजेस पढ़ाया जाता है, M1D1H1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 और H2, ठीक है। ये आपको जब पढ़ाया जाता है तो ये समीकरण बताया जाता है। M है व्यक्तियों की संख्या, लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे मशीनों की संख्या हो जाएगी। D है नंबर ऑफ डेज, और H है नंबर ऑफ आवर्स। क्वेश्चन क्या बोला है, 12 मशीन, कितनी मशीन है, 12 मशीन है, तो M की जगह हमने 12 लिख दिया, ठीक है, व्यक्ति की जगह मशीन है। और कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन, ठीक है। उसके बाद कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में, तो ये लिख लिया हमने। तो ये M1 D1 और H1 हमने लिख लिया, कार्य करते हैं। तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे, कितनी मशीन बचे, 16 मशीन, कितने, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, कितने दिन में 2 गुना कार्य पूर्ण करेंगे। 2 गुना कार्य मतलब यहां पे सबसे पहले बटे में एक और होता है W1, और यहां पे बटे में क्या होता है, W2। तो ये पूरा समीकरण होता है बच्चे, वर्क को नीचे लिखते, बाकी सब ऊपर रहता है। क्लियर है? तो यहां पे 2 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहां पे वर्क जो कराना है, इसका क्या कराना है, 2 गुना। तो इसका मान लो यहां पे एक काम कर रहा है, तो यहां क्या करेगा, 2 गुना मतलब डबल करेगा। और कितने दिन में करता है, तो यही D निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो 2 गुना कार्य बोल दिया तो नीचे 2 लिखेंगे, 3 गुना बोलते तो यहां 3 और यहां 1। क्या ये बात क्लियर है? बस सॉल्व कर दो बच्चे। तो सॉल्व करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। अब सीधा सा उड़ा दो, और कुछ कट रहा है तो 2 से कर दो, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, 16, और ये 2 चौके क्या हो जाएगा, 8, 4 से उड़ा दो, 4 तियां क्या हो जाएगा, 12, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे, 21, और आंसर आ जाएगा बच्चे 21 दिन। क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो, बाकी बुक आपके पास रहेगा, इसमें सॉल्यूशन बढ़िया से दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको इजी तरीके से बस आपको करा रहा हूं कि स्पीड कैसे बनाना है। यहां पे इस वीडियो का मेन लक्ष्य स्पीड कैसे बनाना है, इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कैसे हम एग्जाम को क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, और ऑप्शन से देखना आप कैसे उड़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा बच्चे, 17वां। अब 17वां क्वेश्चन क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व, कितने साल पूर्व बच्चे, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले, ठीक है। अभी आप लोग को लग रहा होगा सर ये हिंदी में है बच्चे, ये जो पेपर है ना ये पुराने वाले पेपर है इसलिए हिंदी में पढ़े, लेकिन अब जितना भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं बाइलिंगुअल दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, कहीं से किसी को प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है। बुक भी जो हमारी मैथ्स की आने वाली है ना अभी, मतलब आपका 10 दिन के अंदर आ जाएगा, तो उसमें भी बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा। इतना शानदार कंटेंट हमने उसमें डिजाइन कराया है, और इतने तरीके से कराया है कि उसमें आपको पूरा, अगर उसको आप कंप्लीट कर लिए तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो आपको बढ़िया से होगा वो एग्जाम, ठीक है। अब आइए देखते हैं, 4 वर्ष पूर्व, आ और बा, आ और पा, आ और बा का औसत आयु कितना दिया है बच्चे, 18 दिया है। 4 साल पहले का एवरेज दिया है, कितने साल पहले का दिया है, 4 साल पहले का इनका एवरेज दे दिया है बच्चे, औसत दे दिया है ए और बी का। ए और बी का कितना दे दिया, 18 साल। किसका दे दिया है एवरेज, 18 साल दे दिया है, एवरेज दे दिया है ए और बी का। तो यहाँ पे ए और बी का एवरेज अगर दिया है, किसका किसका एवरेज दिया है, ए का और बी का, समझाने के लिए लिख रहा हूं। एवरेज कितना दे दिया है बच्चे बताइएगा, एवरेज दिया है 18 वर्ष। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या बोला है, वर्तमान में, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्तमान में किसका किसका, ए बी और सी का औसत आयु कितना दिया है बच्चे, 24 साल। कितना दिया है, 24 साल। कितना दिया है मेरे भाई, 24 साल दिया है, 24 साल। यहां पे ये लिख लेते हैं। क्लियर है? अब आपसे पूछा सी का आयु
4 वर्ष बाद क्या होगा, तो सी का एज बताना है, वो भी आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स बताइए इसका एज क्या होगा, ठीक है, 4 साल बाद क्या होगा। ये पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब देखो इसको क्वेश्चन को उड़ाना होगा तो एक लाइन में उड़ाएंगे, कुछ तामझाम नहीं करना है। ये बताओ वर्तमान में भाई का 4 साल पहले कितना एवरेज था, 18। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं वर्तमान में ए और बी का योग कितना होगा, योग मतलब सम क्या होगा, तो आप लोग को शायद पता होगा एवरेज इज इक्वल टू होता है राशियों का योग बटे जितनी राशि है, जानते हो ये बात, ठीक है, राशियों को एक बटे जितनी राशि है। तो ये बताइए कि 4 साल पहले का एवरेज कितना दिया है, 18, 4 साल पहले का एवरेज है, तो वर्तमान में एवरेज कितना होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं 4 साल पहले 18 है, तो वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में पिछले से कितने कितने साल बढ़ा होगा, दोनों का एज 4-4 साल, तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि होगी, 4 की होगी, ठीक है। तो ये बताइए कि वर्तमान में ए और बी का एवरेज कितना हो जाएगा, 18 से कितना हो जाएगा बच्चे, 18 में कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। जितने साल अगर हम प्रेजेंट में आते हैं, 4 साल बाद बोलते हैं, जितने साल बढ़ता है उतना हम एवरेज में भी जोड़ते हैं, क्योंकि उतना एज सबका बढ़ता है, ठीक है। तो 18 + 4 हो गया। अब कितने लोग हैं बच्चे, 2 लोग हैं, तो गुणा किससे कर देंगे, 2 से। अब उसके बाद ये बताइए वर्तमान में अगर हम देखें तो यहां पे कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। इनका एवरेज कितना था बच्चे बताइए, 24 है, और 24 का गुणा यहां पे कितने से कर देंगे, 3 से। क्या ये बात क्लियर है। तो ये बताओ 18 4 क्या हो गया, 22, और 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। अब यहां पे देखो 24 तिया कितना हो गया बच्चे, 72। क्लियर है कि नहीं। अब ए बी कट जाएगा, सी का आ जाएगा, 72 में से 44 घटा दो बच्चे, कितना आएगा, देखो 72 में से 44 अगर आप घटाते हैं तो आओ तुमको जादू सिखाता हूं। ये बताओ 7 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 30। सॉरी 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा, 3 मतलब दहाई है, तो क्या मानोगे, 30। 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आता है, ठीक है, माइनस में 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 28। ये जादू है ना, ये जादू भी मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन में, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 28। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 28। तो सी का कितना आ गया मेरे भाई, 28। तो वर्तमान में सी कितने साल का है, 28, और सी का एज क्या पूछा हुआ है, 4 साल बाद। तो अभी वर्तमान में 28 है, तो 4 साल बाद भाई साहब कितने साल के हो जाएंगे, 32 साल के, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, जवाब। तो ये आपको लग रहा होगा सर इतना डिटेल में बता, भाई डिटेल नहीं है, ये तो मैं केवल लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन अगर मैं खुद एग्जाम में करता तो मैं कैसे करता, ए और बी का एवरेज कितना दिख रहा है, 18, और 4 साल बाद बोलूंगा तो 18 4 के मतलब 4 साल पहले 18 था, तो वर्तमान में 18 4 क्या हो जाएगा, 22, और 22 का गुणा किससे कर दूंगा, 2 लोग से, क्योंकि 2 लोग की बात है। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 22 का गुणा 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 44, और वर्तमान में तीनों का एवरेज कितना दिया था बच्चे, 24, और 24 × 3 करूंगा कि 3 लोग हैं, 24 3 72, 72 और 24 44 का अंतर निकालूंगा, कितना आएगा बच्चे, 28। मतलब सी का वर्तमान एज पता चल जाएगा 28। 4 साल बाद 28 में 4 जोड़ देंगे, 32। मतलब मौखिक करना है, समझ में आ रहा है ना, इतना पेन नहीं चला। लेकिन ये कब होगा, जब आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ लेंगे, पूरा बेसिक तैयार कर लेंगे, और फिर आप सीखेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर का पिछला वाला हमने करा दिया। अब ये 2011-12 में जो हुआ था मेंस का पेपर, मतलब सब इंस्पेक्टर के प्री का कराए हैं, हम मेंस का करा रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती में जो आपका मेंस का पेपर हुआ था 11-12 का, उसके क्वेश्चन अब मैथ्स के कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्पेसिफिक कर दिया, मैथ का अलग कराएंगे, फिर रीजनिंग कराएंगे, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां पे क्या बोला, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 2 मिनट में गुजर जाती है, 2 मिनट में। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहली बात, एक ट्रेन है वो सुरंग से गुजर रही है, और कोई भी रेलगाड़ी, ठीक है, अगर किसी सुरंग से को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, एक तो खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, लंबाई हमेशा जुड़ती है, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे किसकी लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है। और आपको सबको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बेसिक यही है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लंबाई पूछा है, तो डिस्टेंस पे मेरा अटैक रहेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब ट्रेन की लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई को मैं एक्स मान लेता हूं। अब ये बताओ ये किससे गुजर रही है, सुरंग से, और सुरंग की लंबाई दे दिया है 1.5 किलोमीटर। कितना दिया, 1.5 किलोमीटर, और ऑप्शन में देखो सब जगह किसमें दिया है, मीटर में। तो ये अप्रोच सीखो आपकी पेपर को कैसे डील करना होता है। 1.5 किलोमीटर को पहले किसमें बदलोगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1500 मीटर। तो मतलब सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 1500 मीटर। क्या ये बात क्लियर है। तो डिस्टेंस ही हमने लिख लिया। अब स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो सुरंग तो भाई चलता नहीं, सुरंग तो बेचारा स्थिर रहता है, तो स्पीड केवल किसी होगी, ट्रेन की। और ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 60 लिख लो। लेकिन इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दो, क्योंकि जवाब मीटर में निकालना है, ये भी मीटर में हमने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे 5/18 से गुणा कर दिए। क्या ये बात क्लियर है। तो स्पीड में चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे कितने समय में यहाँ पे पार कर रही थी बच्चे, 2 मिनट में। तो ये 2 लिख लिया, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 2 इंटू कितना कर दिए, 60। बस इसको सॉल्व कर दो और आपका जवाब आ जाएगा बच्चे। यहाँ तक क्लियर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 निया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, और 3 कितने जा हो गया, 20 जा क्या हो गया, 60। अब 3 से और उड़ा दो, तो 3 कितने जा हो गया बच्चे, 20 जा क्या हो गया, 60। बस यहाँ पे x प्लस कितना हो गया, 1500। और यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 20 पंचे क्या हो गया, 100। 100 × 2000 कितना, 20 कितना होता है बच्चे, 2000। अब
x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 500, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 500 और यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। तो इस तरीके से बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64। ध्यान से देखिए क्या करना है। तो जो भी मैं कराते जा रहा हूं आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो बेहतर रहेगा आपको, वीडियो में बाद में आपको लिखते बनेगा, ठीक है। अभी तो आप सुनते रहना पूरे वीडियो को। क्वेश्चन क्या बोला है एक बार अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम आगे चलते हैं बच्चे। 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो 57 का कितना बोला है 2/3, 90 के 1/3, तो 57 का 2/3 बोला है 2/3। तो 57 का 2/3 करते हैं, तो 57 का अगर आप 2/3 करेंगे तो 3 से उड़ा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 यहाँ पे 3 और 3 निया कितना हो जाएगा 27, 19 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 38। अब उसके बाद बोला है 90 का क्या बोला है 1/3, तो 1/3 करेंगे 90 का तो 3 तिया 9 और कितना आ जाएगा 30। तो आपसे बोला है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है, और अधिक और कम बोलता है तो ऊपर में क्या लिखते हैं डिफरेंस। तो ये बताना है 38 जो है वो 30 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बच्चे 8 अधिक है। कितना अधिक है 8 अधिक है, तो ऊपर में डिफरेंस लिखते हैं। अब कितना अधिक किससे अधिक है, मतलब यहां पे बोला है कि इससे कितना अधिक है, तो किससे बोला है 30 से कितना अधिक है, ठीक है। तो अधिक बोलता है तो दोनों में जो छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो नीचे किसको लिखेंगे 30 को, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या करते हैं बच्चे 100। बस अब सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे और आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा जवाब। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हाँ कितना अधिक है, बस बोला है प्रतिशत नहीं बोला है, क्या बोला है कितना अधिक है। तो अधिक बोला है तो भाई साहब कुछ करना ही नहीं था, कितना अधिक है भाई साहब 8 है, सीधा कितना अधिक है बच्चे 8 अधिक है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर क्या टिक कर देंगे 8 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, मेरे को लगा परसेंटेज में पूछा कितना परसेंट अधिक है, नहीं सीधा पूछा था कितना अधिक है। तो उससे भी इजी क्वेश्चन है कि इसका ये और दोनों का डिफरेंस, खेल खत्म, बताओ कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब आ जाओ बच्चे अगले में चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और बताऊं, इस बार जो क्वेश्चन आएगा ना वो सीजीपीएससी करेगा, तो इस बार तो मैं प्रीवियस ईयर करा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे क्लास के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अप करके रखूंगा। क्यों, क्योंकि इस बार सीजीपीएससी ले रहा है और सीजीपीएससी का एक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो ईसीएफ का पेपर हो चाहे जिसका हो। आईआईडीआई में तो अभी इजी दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं था, अभी बहुत इजी साधारण पेपर आया था। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो भाई खेल हो जाएगा, और वर्दी का सपना हम टूटने नहीं देंगे, इसलिए हम आपको बेहतर की तैयारी कराएंगे, फिर जैसा भी पेपर है आप अच्छा करके आएंगे। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं ध्यान से। और पिछली बार ऐसे भी हमारे स्टूडेंट रहे 180 के ऊपर लाए हैं, ठीक है। कुछ है मानिक निषाद करके एक हमारा विद्यार्थी रहा, शानदार रिजल्ट रहा उसका, तो वो उसने मेन एसआई की जगह सूबेदार पहले भर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मिला बेहतर है, सबसे अच्छा है। और उसने 3-3 पोस्ट निकाले हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एकदम सीरियस होकर पूरी चीजों को लगे रहते हैं। तो आपको भी क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है और एक नहीं कई एग्जाम निकालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो ड्रीम जॉब जब तक नहीं मिलता तब तक तो पेपर देते ही रहना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 65 नंबर पे, आइए देखिए। एक अंक और उसके सप्तांश, अब ये देखो सप्तमांश यहाँ पे लिखा है सप्तमांश, ठीक है। अब ये लिख दिया, इसमें बच्चा परेशान हो जाएगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे एक अंक और उसके सप्तमांश मतलब होता है 1/7। क्या होता है 1/7, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो तो परेशान हो जाएंगे। 1/7 के बीच का अंतर 42 है, तो आपको वो अंक बताना है। तो यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे ना व्यापम की भी गलती है, और ऐसा ही में जो एग्जाम ये बनाए थे क्या अंक नहीं बोलते हैं उसको संख्या बोलते हैं, भाई थोड़ा सा सुधारो पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या हमने x मान लिया और उसका क्या बोल दिया 1/7 हिस्सा, x का 1/7 हिस्सा का अंतर कितना दिया है 42, और आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि वो संख्या बताइए, मतलब आपको x निकालना है। तो इनका डिफरेंस कितना है 42। तो भैया इसको पेन नहीं चलाना, डायरेक्ट ऑप्शन देखा करो, थोड़ा ऑप्शन देखने की आदत बनाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में क्या चूज करता हूँ 49, और 49 का 1/7 हिस्सा करता हूँ 1/7, तो कितना आ जाएगा 49 का 1/7 करेंगे, x को क्या मान लिया 49, ऑप्शन से ही कर रहा हूँ, और 49 का 1/7 करूंगा तो क्या आएगा 7, और दोनों का अंतर निकालूंगा तो क्या 42 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यही आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। और 6 का 1/7 करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, और ये भी 7 से भाग जाएगा नहीं, तो यही वाला आंसर होगा। बाकी आपको सॉल्व करने की इच्छा है आपके अंदर, एकदम वो है कि नहीं मैं करूंगा ही सॉल्व, तो भाई साहब कर लो। 7x में से x घटाओगे तो क्या आ जाएगा 6x बटा क्या हो गया 7, ये हो गया 42, 6 7 42, 7 7 49। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ऑप्शन थोड़ा ध्यान देना भाई। आजकल जो पेपर होंगे ना जो पीएससी लेगा उसमें ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मतलब आपके जो 100 क्वेश्चन जो आएंगे ना उसमें से अगर मैथ के क्वेश्चन मान लो सपोज करो 40 क्वेश्चन आते हैं या 50 क्वेश्चन जो भी आते हैं, पिछली बार तो 20 ही आया था लेकिन इस बार ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर जो भी क्वेश्चन आएंगे 100 में, तो मान लो यहां पे 40 क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ के, तो 40 क्वेश्चन आते हैं ना तो कम से कम 30 क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन उसका अप्रोच बेसिक सीखने के बाद वो चीजें सीखा जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिक की क्लासेस करना है, फिर ऑप्शन वाले जरूर देखना है। अब आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 66। क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है, कुछ राशि आ बा और सा के बीच का अनुपात दिया है, मतलब एबीसी का रेशियो दिया है, मतलब ए का बी का और सी का रेशियो दे दिया है बच्चे 2:3:7 दे दिया है, क्या अनुपात में वितरित की जाती है ऐसा बोला है। और क्या बोला की जाती है, एवं अगर आ बा का कुल हिस्सा सा के हिस्से से कितना अधिक है
1500 अधिक है। मतलब किसका किसका हिस्सा बच्चे बताइएगा, आ और बा का कुल हिस्सा, आ और बा, ए और बी का कुल हिस्सा जो है वो सी से कितना अधिक है बच्चे 1500, तो सी का कितना है 7 है, तो इन दोनों का हिस्सा इससे कितना अधिक है ये बोल दिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल दिया, अगर आ और बा का कुल हिस्सा मिलकर सा के हिस्से से 1500 कम है, सॉरी कम बोलेगा ना, कम है, तो ये बताओ इन दोनों का हिस्सा टोटल कितना है 5 और इस बेचारे का हिस्सा कितना है 7, तो ये बताइए 5 7 से कितना कम है बच्चे, कितना कम है 2 कम है। अब 2 कम है और एक्चुअल में कितना कम दिया है 1500, तो 2 बराबर कितना दे दिया है 1500। क्या ये बात क्लियर, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, क्लियर है। अब आपसे पूछा है उनमें से आ का हिस्सा कितना होगा, आ का हिस्सा पूछा है, आ का हिस्सा कितना दिख रहा है 2, तो 2 का मान पूछा था, तो 2 का मान कितना होगा मेरे भाई, 2 का मान डायरेक्ट दिख रहा है, 2 का मान पूछा है, 2 का मान डायरेक्ट दिख रहा है कितना है 1500, तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई 1500। क्वेश्चन में दम था ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन है, क्लियर है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आए, बताएं यहां तक क्लियर है सभी को। और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है ना उसके लिए नहीं परेशान होने, इस किताब में बढ़िया से लिखा है, मैं आपको एकदम अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में कैसे करते हैं, इसीलिए तो आप वीडियो आप देख रहे हो, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन है 67 नंबर, ठीक है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है, ठीक है, इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर पूरा किया और कुछ हिस्सा बच्चे साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। मतलब ये बोलना चाहता है कि टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चे 50 किलोमीटर था, कितना था 50 किलोमीटर, और उसको कितने घंटे में तय करता है 8 घंटे में, टोटल टाइम दे दिया है। इसमें कुछ हिस्सा उसने कहे से तय किया है बच्चे पैदल, तो ये कुछ हिस्सा उसने कैसे किया है पैदल, मतलब वॉक करके, भाई ठीक है, इतना लिखना नहीं है पेपर में, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। और कुछ हिस्सा कहे से किया है बच्चे यहाँ पे साइकिल से किया है, भाई साहब साइकिल चला के गया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैदल गया है किस स्पीड से गया है बच्चे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से बच्चे किस स्पीड से गया है बच्चे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस व्यक्ति की पैदल चलकर कितनी दूरी तय किया है, तो पैदल चल के कितना दूरी तय किया है, तो वॉक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो सबसे पहली बात मुझे दिखेगा कि पूरे हिस्से को 2 हिस्सों में बांटा गया, और ऐसे क्वेश्चन में मैं एलिगेशन उड़ा देता हूं, सीधा सीधा क्या लगा देता हूं, एलिगेशन, प्रमिश्रण से क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दूंगा। कैसे लगाता हूं आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे वॉक लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो साइकिल। वॉक का स्पीड कितना दिया है 4 और साइकिल का कितना स्पीड दिया है 10, क्लियर है। स्पीड का हम एलिगेशन लगा रहे हैं, और बीच में यहाँ पे दोनों को मिला के अगर हम स्पीड देखें तो यहां पे स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे 50 और टोटल टाइम कितना है 8, तो नीचे में यहां पे क्या लिख लेंगे 50/8, ठीक है। अब बस बच्चे एलिगेशन लगा दो, लेकिन एलिगेशन लगाने में एक समस्या हो रहा है, सर यहां पे बटे में 8 दिख रहा है, तो तीनों जगह 8 का गुणा कर दो और 8 को खत्म करो मेरे भाई। तो यहां भी 8 का गुणा कर दिए, यहां भी 8 का गुणा कर दिए, यहां पे 8 का गुणा करोगे 8 8 खत्म, क्लियर है कि नहीं। तो 8 चौके कितना हो गया बच्चे 32, और यहां पे कितना हो गया बच्चे 80, और यहां पे कितना हो गया बच्चे 50। क्या ये बात क्लियर है। एलिगेशन लगाओगे डिफरेंस निकालोगे, तो बताओ 50 और 32 का डिफरेंस कितने का होता है मेरे भाई 18 का, कितने का होता है 18 का, और 80 और 50 का डिफरेंस कितने का होता है 30 का। तो ये बताओ 6 3 18 हो गया और 6 पंचे क्या हो गया 30, तो 5 अनुपात कितना हो गया 3। ये रेशियो किसका आया है, तो सबसे पहली बात स्पीड अगर हम लिखते हैं एलिगेशन में स्पीड लिखते हैं तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो भी चीज बटे में होता है रेशियो उसी का निकलता है, तो ये रेशियो किसका निकला है टाइम। तो ये 5 मतलब वॉक करके कितना रेशियो गए हो 5 और साइकिल चला के कितना रेशियो गए हो 3, मतलब ये टाइम है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना था 8 घंटे, तो 5:3 का मतलब 5 और 3 टोटल रेशियो कितना होता है 8, और 8 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 1 बराबर 1, मतलब ये 5 घंटे बच्चे पैदल चला है और 3 घंटे कितना चला है बच्चे साइकिल से चला है। अब सवाल ये था कि पैदल कितना दूरी ट्रेवल किया है, तो पैदल की स्पीड कितनी थी भाई की, पैदल की स्पीड कितनी थी 4, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू क्या करते हैं टाइम, तो स्पीड कितना है 4, और कितने घंटे पैदल चला है 5 घंटे, तो 4 × 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो ये बताइए पैदल कितने किलोमीटर चला है बच्चे 20 किलोमीटर, यही क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, क्लियर है। अगर साइकिल का पूछा होता तो साइकिल की स्पीड कितनी थी 10 और कितने घंटे गए हो 3, तो 10 × 3 क्या हो जाता 30, तो हवा में उड़ा दिए क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा सर इतना लिख रहे भाई साहब मैं पेन ही नहीं चलाना है आपको तो ये हम आपको थोड़ा बता रहे हैं, चलाना भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बस इतना से याद रखिएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे, इस तरीके से हमने कराया है। बेसिक से भी करवा सकते थे, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य ये है कि आपको जो एग्जाम में आप करेंगे उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। अगर आप इसका प्रॉपर पूरा क्लासेस आप शुरू से लेकर लास्ट तक करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। और या फिर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो कॉम्पिटिशन एकेडमी HR पब्लिकेशन में आइए और यहां से क्लासेस को ज्वाइन करिए और इंक्वायरी लीजिए, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको कराया जा रहा है। बाकी अगर आप YouTube में चाहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेशन बस कराओ, क्योंकि मैं पूरा आता है मेरे को, बस मेरे को प्रैक्टिस सेशन, तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, मैं बढ़िया तरीके से आपको कराऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा और आपको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या है 68 है। यहां पे बोला एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 के नोट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना भैया थोड़ा सा रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बोला 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए और 10 के नोट है। ये अजीब सा बोल दिया है, 10 के नोट है मतलब 10 रुपए के नोट बोला है कि 10 नोट
नोट है, क्या बोलना चाहता है नहीं समझ में आया, लेकिन 10 रुपए हम मान लेते हैं। तो कितनी संख्या विभिन्न राशि बनाई जा सकती है? तो ये पूरा क्वेश्चन ही बच्चे मिस्टेक है, इसमें आपको पूरा गलत है क्वेश्चन, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे आगे 69 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब अधूरा क्वेश्चन था, वो अधूरा क्वेश्चन था इसलिए हमने काट दिया, और पेपर में वो उसको गलत ही लिया था, मतलब स्टार बना दिया था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 69 है। दो बैंकों में 1000 रुपए पर 2 वर्षों के सामान्य ब्याज का अंतर कितना दिया है, 5 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। क्या बोला है, दो अलग अलग बैंकों में 1000 रुपए पर, कितना रुपए आपने जमा किया है बैंकों पर, 1000 रुपए पर, टोटल 1000 रुपए जमा किया है, 2 वर्षों में सामान्य ब्याज का अंतर कितना दिया है, 5 रुपए। कितना दिया है, 5 रुपए। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो अंतर दिया है 5 रुपए कितने साल का है, 2 साल का, 2 वर्षों का अंतर दिया है 5 रुपए। ठीक है, मतलब आपको साधारण ब्याज का अंतर दिया है, मतलब पहले बैंक और दूसरे बैंक में, दोनों बैंकों में साधारण ब्याज का अंतर दिया है बच्चे, कितना, 5 रुपए दिया है। ये 5 रुपए जो अंतर है वो कितने साल का है, 2 साल का। ठीक है, तो ये अंतर जो दिया है, अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है, ये 5, ये कितने साल का है, 2 साल का। तो आपको पता है कि मूलधन अगर सेम है तो ब्याज भी हर साल सेम होगा। क्लियर है, तो 1 साल का अंतर कितने का हो जाएगा, तो 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5। क्लियर, साधारण ब्याज का केस है तो हर साल बराबर होता है। तो 2 साल का अंतर कितना दिया था, 5, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2.5। तो उसकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा, तो ब्याज का दर का अंतर पूछा है, तो रुपया में तो 5 रुपए अंतर था 2 साल का, तो 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5। अब ये ब्याज के दर के फॉर्म में बताना है, परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। तो 2.5 रुपया का आपको ब्याज मिल रहा था, कितने का ब्याज मिल रहा था, 2.5। और मूलधन कितना था बच्चे बताइएगा, 2.5 रुपए का अंतर था ब्याज का, और यहाँ पे मूलधन कितना था, 1000। तो नीचे 1000 लिख लीजिए, परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर देंगे, 100। तो दर निकालने का मतलब परसेंट में निकालना है। अब ये बताइए 2.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.25। तो 0.25% बच्चे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा जवाब। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। साधारण ब्याज की खास बात मैं आपको बताता हूं कि हमेशा मूलधन पे निकलता है, और साधारण ब्याज का अंतर अगर 2 साल का दिया है 5 रुपए, तो 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5, क्योंकि हर साल बराबर बराबर होगा, मूलधन भी सेम है, ब्याज का दर भी सेम है। तो 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा बच्चे, 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5। और 2.5 रुपए का अंतर है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। तो 2.5 रुपए का अंतर 1 साल का है, और मूलधन कितना, 1000, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया रहेगा बुक में वो डिटेल से दिया रहेगा, मैं आपको एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, 70 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्तियों को 36 दिन लगते हैं, उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। बताओ, इतना कठिन क्वेश्चन तुमको लग रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन है भाई साहब, ये टाइम एंड वर्क का। ध्यान से देखिए, जिस काम को 18 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 36। 18 व्यक्तियों की संख्या है और कितने दिन में करते हैं, 36। तो आपको बताना उसी काम को कितने व्यक्ति बचे, 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, x दिन में कर दो। 12 तियां कितना हो गया, 36, 18 तियां कितना हो गया, 54। बताओ भला, इतना आसान क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर, M1D1 = M2D2, यही लॉजिक लगाए हैं, और क्वेश्चन में बच्चे दम है ही नहीं। ठीक है ना, ये देखो। अब देखो यहाँ पे, अब हम शुरू करते हैं किसका, SI भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2023 का। 2023 मतलब जो सब इंस्पेक्टर का पेपर प्रारंभिक हुआ था, जो रिसेंट में पेपर हुआ है प्रारंभिक परीक्षा 2023 का, वो उसके अब क्वेश्चन है। पहले हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के, और फिर उसके बाद करेंगे किसके बच्चे, मेंस के। ठीक है, दोनों के करेंगे, दोनों पेपर में, क्योंकि आप जानते हो मेंस में 200 नंबर का मैथ्स का, मतलब 200 नंबर का मैथ प्लस रीजनिंग का होता है। रीजनिंग का इसके बाद कराऊंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लोग को सबको स्टेटस रखना है और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और कमेंट करके बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन बोला है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 ये दिया है, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। और ये देखो इस तरीके के सॉल्यूशन दिए हैं आपको बुक में। ठीक है, डिटेल सॉल्व, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, ये बोला है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा, ये 4 ऑप्शन दिए, और ऐसे क्वेश्चन को ना किससे डिवाइड होगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो हमेशा बच्चे ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं, ऑप्शन से। कैसे करते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले बताओ, यहाँ पे 25 है, 26 है पावर में, यहाँ 27 है, 28 है, तो सबसे कम बार कौन है बच्चे, 25 है। तो 3 की पावर 25 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 की पावर 25 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 3 अकेला बचा, क्योंकि 25 बार बाहर आ गया तो 1 बार बचा। यहाँ पे 3 कितनी बार बचा है बच्चे, 2 बार, और यहाँ पे 3 कितनी बार बचा है बच्चे, 3 बार। क्या ये बात क्लियर है। तो अब आप ये बताओ 3 कितनी बार है, 25 बार है, ये बाहर आ चुका है, ये 1 है, ये 3 है, और ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है 27। इनको जोड़ लो, 27 और 9 को जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आएगा, यहाँ पे 36 आएगा। 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36, 36 और 3 39, और 1 40, तो यहाँ पे 40 आ गया। और यहाँ 3 कितनी बार है बच्चे, 25 बार। अच्छा 40 को भी हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, पहले तो हमको आसान लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपको पता होगा 40 को कैसे तोड़ते हैं, 5 अट्ठे कितना होता है 40, 5 अट्ठे 40,
तो 5 अट्ठे क्या होता है 40। अब ये बताओ 8 भी टूट जाएगा, 8 के पास 2 कितनी बार होता है 3 बार, और 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी बेचारा अकेला प्राइम नंबर है, 1 बार है, और 3 कितनी बार है 25 बार। तो इस तरीके से हमने इनको तोड़ के लिख लिया, मतलब हमारे पास 3 कितनी बार है 25 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, और 2 कितनी बार है 3 बार। अब इनमें से ऑप्शन ढूंढना है, ये बताओ इनमें से किस संख्या से विभाजित होगा। तो ये बताओ क्या ये 11 से भाग जाएगा? भैया कहीं भी यहां पे 11 दिख रहा है? 11 नहीं दिख रहा है, तो 11 से कैसे कटेगा? 11 तो हो नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ यहां पे क्या दिख रहा है दूसरा ऑप्शन में 16। 16 का मतलब होता है 2 कितनी बार है 4 बार, 2 कितनी बार है 4 बार, और यहां पे 2 कितनी बार दिख रहा है? मात्र 3 बार, और यहां पे कितनी बार है 4 बार। तो कभी भी कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 मात्र 3 बार है और 2 कितनी बार है वहां 4, तो 4 बार 2 3 बार 2 को कैसे काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। क्लियर है? अब ये बताओ 25, 25 के पास कितने 5 है बच्चे? 2 5 है। क्या यहाँ पे 2 5 है? नहीं भाई साहब एक ही 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ऐसे करना होता है पेपर को, बात समझ में है? ये है अब लेटेस्ट पैटर्न, अब ऐसे आ रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे एग्जाम में करना होता है। बाकी अब अगर हम बात करते हैं 30 को भी तोड़ें, तो अब एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे 30 को तोड़ेंगे तो 5 छिक्के क्या होता है 30, और 6 को तोड़ेंगे तो 6 को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि 6 अभी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 3। ये बताओ 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। क्या 5 एक बार है? बिल्कुल। 2 एक बार है? बिल्कुल। 3 एक बार है? बिल्कुल। सब कुछ है भाई साहब, तो कट जाएगा, और यही आपका जवाब होगा। तो आपको ये सब चेक नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना, तुरंत जवाब होगा। अब देखिए बच्चे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा 77 और 77 नंबर पे आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन की कहानी, इस बात पे भी हम चलेंगे। तो यहां पे क्या बोले, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, ये बच्चे एरिया का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया? एरिया का। उनके संगत भुजाओं का अनुपात तो आपसे पूछा है, तो ये बताओ एरिया का अनुपात कितना दे दिया है 4:9, और यहां पे भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो याद रखिएगा अगर त्रिभुज समरूप है तो याद रखिएगा भुजाओं का जो स्क्वायर होता है वो एरिया के बराबर होता है, और भुजाओं का जो क्यूब होता है, घन होता है, वो बच्चे वॉल्यूम के बराबर होता है। तो भुजाओं का स्क्वायर मतलब यहां पे साइड निकालना है, तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो वर्गमूल 4 का करेंगे और वर्गमूल किसका करेंगे 9 का, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा बच्चे कितना 2:3, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। क्लियर है? क्योंकि भुजाओं का स्क्वायर करते हैं तो एरिया आता है। तो ये बताओ एरिया दे दिया है और भुजा निकालना है, तो स्क्वायर की जगह इसका उल्टा वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 9 का कितना होता है 3, और ये आ जाएगा बच्चे क्वेश्चन का जवाब। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 78। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये धुंधला थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? यहां तक देखो। अब देखो बच्चे क्वेश्चन क्या बोला है, तो यहां पे एक आदमी यात्रा पर निकलता है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, ठीक है, और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा तय करता है। टोटल टाइम दे दिया बच्चे, क्या दे दिया है? टोटल टाइम दे दिया है 5 घंटे और 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट टोटल सफर करता है, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद बोला है दूरी का पहला आधा भाग बोला है। क्या बोला? आधा, मतलब पूरे सफर को 2 हिस्सों में तय कर दिया, एक आधा और एक आधा, मतलब बराबर बराबर, आधा आधा, बराबर बराबर, समझ रहे हो ना? बराबर बराबर। तो बराबर पहले आधे को किस गति से तय किया है 60, और अगले आधे को किससे तय किया है 45। तो याद रखो जब दूरी बराबर होता है और टोटल टाइम दिया रहता है, तो एक शानदार कहानी बताता हूं, दूरी बराबर हो और टोटल टाइम दिया हो तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला यूज कर सकते, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इस डिटेल तरीका जो हमने बुक में दिया है ये इनके लिए दिया है जिनको बच्चों को कुछ भी नहीं आता, वो पूरे डिटेल से सीखें। लेकिन जो हमारी क्लासेस करते हैं और साथ में बुक भी देखते हैं तो वो तो क्रांति ले आएंगे, क्योंकि उनको ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये हो गया बेस्ट तरीका। क्लियर है कि नहीं? तो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल। अब ये नहीं कि हम फॉर्मूला रटवाते हैं, याद रखिए पूरा समझाते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद ये सब चीजें बताते हैं। क्लियर है ना? कि जो दिमाग में रखना है, तो गिनती की चीजें रहती है जो दिमाग में रखनी है, बाकी सब कंसेप्ट रहता है। ठीक है? तो अब बस बच्चे यहां पे सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए वो दूरी आपका निकल जाएगा, तो वो जो आधी आधी दूरी थी ना वो आधी दूरी निकलेगी, फिर इसको डबल करना पड़ेगा तो कुल दूरी आएगा। ठीक है? तो आइए पहले स्पीड लिखते हैं। स्पीड कितना था बच्चे बताइएगा? 60 था, और कितना था बच्चे? और कितना था 45। तो और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105। और टोटल टाइम कितना है बच्चे? 5 घंटा 15 मिनट है। तो आप एक काम करो, इस मिनट को भी घंटे में बदल दो, तो 5 घंटा पूरा है, 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो किससे भाग दे देंगे? 60 से। 15 कम 15, 15 चौके 60, तो 5 प्लस 1/4 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 1 21/4 घंटे। तो यहाँ पे टोटल टाइम लिख देंगे 21/4। अब इसको उड़ा दो बच्चे, सॉल्व कर दो, 15 से उड़ा दोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है? ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? तो 15 से कर देंगे तो 15 सत्ते हो जाएगा, और 15 तियां 45 हो जाएगा। क्लियर है? 7 से उड़ा देंगे, 7 तियां 21 हो जाएगा, 4 से उड़ा देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 तियां 45, और 45 का गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135। क्या ये बात क्लियर है? तो ये आधी दूरी पता चल गया 135 किलोमीटर। आधी दूरी 135 है, तो पूरी दूरी कितनी होगी? आधी और आधी, तो 135 और 135 को जोड़ दो तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे? 270 किलोमीटर। और ये कुल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा 270, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे कुल दूरी पूछा था, तो आधी दूरी निकाले हो 135, तो डबल कर देंगे तो 270। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है और हवा में सॉल्व करना है बच्चे। ये सब आपके प्रीलिम्स में आया था 2023
है इसमें, ठीक है। अब आते हैं बच्चे अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 79। अब इस क्वेश्चन पे भी हम ध्यान से देखते हैं कि क्या करना है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। पहले भाई को कितने परसेंट का लाभ हो रहा था, 15। अब भाई को कितने का लाभ हो रहा है, 18। तो अधिक लाभ हो रहा है, मतलब अधिक कीमत पे बेचा है। कितने अधिक पे बेचा है, पहले 15% का लाभ था, अब 18%, मतलब कितना परसेंट बढ़ा के बेचा है बताइए, 3%। तो 3% बढ़ा के बेचा है। और रुपया कितना अधिक करके बेचा है, यहाँ पे 6 रुपया। तो 3% कितने के बराबर होगा, 6 रुपया। देखो ऐसे करना होता है पेपर में, क्लियर है कि नहीं। और ये सब आप तब सीख पाओगे जब क्लासेस अच्छे से करोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। तो व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदा था। खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट मानते हैं, 100%। तो आपको कितने परसेंट का वैल्यू निकालना है, 100%। बस 100% निकालना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100 गुणा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200। ऐसे पेपर में उड़ाना होता है, बाकी डिटेल से तो यहाँ पे लिख दिया गया है प्रॉपर। ये बात क्लियर है सभी को। तो आंसर आ जाएगा 200, मतलब इसको मौखिक करना था। 15%, 18, कितने परसेंट के अंदर, 3। 3% बराबर कितना, 3% बराबर 6, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। खेल खत्म। क्लियर है बच्चे। तो ऐसे एग्जाम को करना रहता है, ठीक है। इतना स्मार्ट अप्रोच आपको करना है। जबकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बड़ा इजी था। इससे तो बढ़िया बढ़िया लेवल के हम कराएंगे, और इस बार याद रखना अच्छे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आपको क्लासेस बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 80। अब 80 नंबर क्या बोला है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। अब ये बताओ, साधारण ब्याज का गुना वाला क्वेश्चन है, तो इसको करने के 2 तरीके, या तो बेसिक से कर लो, या तो डायरेक्ट आप फॉर्मुला लगा लो। फॉर्मुला लगाना भी मैं आपको सिखाया हूं, और बेसिक से। और याद रखना, कभी भी साधारण ब्याज का गुना वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक फॉर्मुला मैं हमेशा पढ़ाता हूं, RT इज इक्वल टू क्या होता है, 100 ऑफ n-1। ये बात याद रखिएगा। बाकी मैं इसको डायरेक्ट भी करवाऊंगा बिना फॉर्मूले के, क्लियर है। तो RT इज इक्वल टू 100 ऑफ n-1 होता है। तो R कितना है, 25% है, तो 25 लिख लो। आपको क्या पूछा है बच्चे, कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज दर पर कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो 3 गुनी बोला है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम यहाँ पे निकालना है, इज इक्वल टू 100 है, 3 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। n-1 है, 3 - 1 कर देंगे, 2 आ जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 8, और यही हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। तो ऐसे करना होता है बच्चे, ये फॉर्मुला याद रखिएगा। पूरा डिटेल से नहीं, आप इसी तरीके से करिएगा जैसे मैंने बताया, और क्लास में मैं ऐसे ही पढ़ाया हूँ, क्लियर है। अब बाकी आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, बेसिक से करते तो ऐसे करते, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/4। कितना होता है, 1/4। मतलब 4 रुपया निवेश करते हैं तो 1 रुपया का ब्याज मिलता है। कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 1 रुपए का। मतलब अमाउंट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 4 रुपया निवेश करूंगा, 1 का ब्याज है, तो 1 साल में कितना हो जाता है, 5। तो 1 रुपया का ब्याज कितने साल में मिल रहा है बच्चे, 1 साल में, क्योंकि वार्षिक ब्याज दर दिया था 25%। क्लियर है कि नहीं, प्रति वर्ष लिखा था, देखो ध्यान से। अब आपसे बोला है कितने वर्ष में राशि कितनी हो जाए, 3 गुनी। 3 गुनी होने का मतलब ये 4 रुपया जो है वो 3 गुना हो जाए, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये बताओ, 12 अगर ये अमाउंट हो जाएगा तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। 4 का 12 होने का मतलब ब्याज कितना दे रहा है, 8। तो ये बताओ, 1 रुपया ब्याज कमाने में कितने साल लग गए थे, 1 साल। तो 8 रुपया ब्याज कमाने में कितने साल लग जाएंगे देवता, 8 साल। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो मेरे पास दोनों रास्ते हैं, बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूले के, लेकिन जैसा आपको करना वैसा करिए। अब क्लास में आप बैठेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। पहले बताएं, यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे, 80 नंबर। अब आते हैं 81 नंबर पे। 81 नंबर क्या था ये देखते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबी क्लास हो गई, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि भैया वर्दी है, स्टार चाहिए, तो ऐसे नहीं मिल जाएगा। मेहनत संघर्ष तो लगेगा, और तरीके का लगेगा संघर्ष, क्योंकि एक बार जीवन में हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। शायद वो बार अभी है आपका, और बढ़िया से पढ़ना है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 81 नंबर बोला है क्या, 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालना है कि इन चारों में से सबसे छोटा कौन है। अब सबसे छोटा कौन है ये बताना है, तो इसे तो बड़े सिंपल सिंपल नंबर, मैं तो खतरनाक नंबर के बड़े छोटे आपको निकलवाता हूं फ्रैक्शन वाली क्लास में, ठीक है। बाकी अभी तो हम सीधा सा, ये बहुत छोटा है तो डिवाइड करके देख लो, ज्यादा अच्छा है। तो सबसे छोटा चाहिए था, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे तो 20 हो जाएगा, 3 सिक्के 18, फिर 2 बचेगा, 3 सिक्के 18, 0.666 आएगा। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.6 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात 0.66 में, और 0.6 में छोटा कौन है, ये छोटा है। तो ये वाला बेचारा हार गया, इसको मत देखना। अब जो बड़ा हो गया उसको हटाते जाओ, जो छोटा है बस उसी पे देखते जाओ। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 0.6 वाला सबसे छोटा चाहिए था, ठीक है। अब ये बताओ, 7 है, 9 है, पॉइंट लगाएंगे फिर से यहाँ पे, और 70 होगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63। 9 7 63, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अभी तक बेचारा यही है सबसे छोटा इन तीनों में। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 13 निया कितना होता है बच्चे, 117, तो 13 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं,
13 निया कितना होता है 117 होता है, क्लियर है। तो 13 अट्ठे हो जाएगा, तो ये जो भी होगा ये बड़ा होगा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा बच्चे 3/5, तो सबसे छोटा हो जाएगा 3/5। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा बच्चे, ये वाला सी वाला। ऐसे करना है आपको, ये नहीं कि अलग अलग, आप देखते जाओ, मतलब कौन सा आपका उद्देश्य क्या पूछा, क्या छोटा, तो पहले आप देखते जाओ कौन कौन सा छोटा है, बड़े वाले को किनारे करते जाओ, जो बचेगा उसको लास्ट में देखना है, ठीक है। बाकी इससे खतरनाक खतरनाक चीज हम आपको क्लास में बताते हैं, क्लियर है। अब आइए देखिएगा ध्यान से, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा नंबर 82। अब 82 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा ध्यान से देखें, फिर उसके बाद हम चलते हैं। ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये रेशियो में पढ़ाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का है, ठीक है। सब क्लास के क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आया है ना आएगा, अभी भी जो आप पेपर देंगे सब क्लास के नोट से ही क्वेश्चन आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, ठीक है। और ये एक एग्जाम नहीं, सभी एग्जाम, भाई सब कुछ पढ़ा देते तो बचेगा क्या, ठीक है। और देखो यहाँ पे ए और बी में मासिक आय का अनुपात कितना दिया, इनकम का रेशियो दिया है बच्चे 4:3, कितना दे दिया है बच्चे 4:3, ये हो गया इनकम का रेशियो, पहले बताएं यहां तक क्लियर है। और उनके व्यय का अनुपात दे दिया है बच्चे 3:2, उनके खर्च का अनुपात कितना दे दिया है 3:2, ठीक है। अब यहां पे बोले यदि प्रत्येक कितना कितना हजार रुपए बचाते हैं 6-6 हजार, तो ये भी 6 हजार बचा रहा है और ये भी भाई कितना बचा रहा है 6 हजार। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम लगा सकते हैं डबल क्रॉस मेथड, जो हमारी क्लास की होंगे उनको याद होगा डबल, जो नहीं किए बिल्कुल नहीं परेशान होना है, अभी हम आपको सब यूट्यूब में कराएंगे, ठीक है। तो डबल क्रॉस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल से करना चाहते हैं तो डिटेल उटेल से तो ये सब दिया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई, सभी वाला किताब का जो ये वाला सॉल्यूशन है इससे नहीं करना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। नई वाली बुक में ना हम आपको अपने ही तरीके के सॉल्यूशन बढ़िया प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए डबल क्रॉस करते हैं, डबल क्रॉस मेथड लगाएंगे, ए की मासिक आय कितनी है, और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो अभी वाली है ना इसको तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इसमें डिटेल सॉल्यूशन बच्चों को भी जानना चाहिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट अप्रोच बता ही रहे हैं। तो यहाँ गुणा कर दो, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और 3 तियां कितना हो जाएगा 9, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, यहाँ भी गुणा कर दो, डबल क्रॉस करना है 2 बार क्रॉस, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चे 6 दूनी 12, 12,000, और यहाँ पे डिफरेंस कर दिए कितना आ गया 18,000। दोनों का अंतर कितने का है बच्चे बताओ, यहाँ पे कितने का है 6,000 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है 1, 1 बराबर कितना हो गया 6। तो डबल क्रॉस मेथड होता है, कहां लगता है क्या लगता है सब क्लास में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एक रेशियो कितने के बराबर हो गया 6,000। आपसे किसका पूछा था बच्चे, ए का मासिक आय पूछा है, तो ए का मासिक आय का रेशियो कितना दिख रहा है 4, तो 4 बराबर क्या होगा 1 बराबर 6 है, तो 4 बराबर क्या होगा 4 गुणा 6,000 कर दो, तो सीधा सा आ जाएगा बच्चे कितना 24,000। ये देखो एक लाइन में क्वेश्चन का सवाल का जवाब हुआ, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं है। तो ये डबल क्रॉस मेथड से मैंने सॉल्व करवाया है, पहले बताएं यहां तक ओके है सभी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो यहां पे क्या कि इनकम का रेशियो लिख लिए, खर्च का रेशियो लिख लिए, बचत लिख लिए, डबल क्रॉस कर दिए, और क्रॉस करके इनका माइनस करके इससे कंपैरिजन किए, जो पूछा था उससे गुणा। अगर बी का इनकम पूछता तो किससे गुणा करते 3 से, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर क्या हो जाता 18,000, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, अब ये बच्चे क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, ये भी क्लास का ही क्वेश्चन, सब क्लास के क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। किसका है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब सरलीकरण में देखो अब इतना सारा डेटा है, अगर आप इसको ऐसे पूरा लिखोगे ना तो आपको बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, पेपर डिस्टर्ब करोगे। तो इसमें अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है। आप ये देखिए ये 0.1 है, यहाँ पे 0.01 है, तो सबसे पहले इन दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा 0.01 है। तो मैं एक काम करता हूँ 0.01 को, मैं 0.01 को क्या मान लेता हूँ ए, क्या मान लेता हूं ए, और इसको क्या मान लेता हूं बी, और इसको क्या मान लेता हूं सी। पहले बताएं यहां तक क्लियर, छोटे वाले को ए बी सी मान लेना। अब ये बताओ 0.01 को तुमने ए माना है, अगर यहां पे 10 का गुणा करता हूं तो ये 10 ए हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। और 10 का गुणा यहां भी करूंगा तो एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0.1 बच जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पे 0.1 दिख रहा है, तो ये क्या है 10a, क्या है 10a का स्क्वायर है। ये बच्चे उसी प्रकार से यहाँ भी एक डेसिमल इधर खिसकेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10b, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 10c। क्या ये बात क्लियर है। अब ये बताओ 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो 10 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे 100 बाहर निकाल लेते हैं, क्लियर है। अब अंदर क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा, और नीचे में भी क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे क्या लगा है रूट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट ऑफ 100 कर देंगे क्या आ जाएगा 10, और यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन। इतना करना है पेपर में, तो इतना इसको ना एबीसी के फॉर्म में बदलना होता है सिंप्लीफिकेशन में। ये नहीं कि आप पूरा लेके इसको बोझा लेके ऐसे घूम रहे ऐसे लेके पूरा बोझा कि ये क्वेश्चन को पूरा मैं सॉल्व करूं, भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एबीसी के फॉर्म में बदलना, ये सिंप्लीफिकेशन में बताया जाता है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और कितना आ गया बच्चे 10, ठीक है। तो आप छोटे वाले को ये मान लेना, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है 84। देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले ये बताओ आपको निकालना है दूरी, क्या निकालना है दूरी। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले समझिए, शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल में नाव की गति को हम मान लेते हैं बी, बी दे दिया है 15, शांत जल में नाव की गति मतलब केवल नाव की गति है, ठीक है बी। उसके बाद धारा की गति दे दिया है मतलब डब्ल्यू दे दिया है, डब्ल्यू कितना दे दिया है 5, मतलब वाटर की स्पीड, स्ट्रीम ऑफ स्पीड है।
तो धारा के अनुकूल अनुकूल जाते हैं तो नाव की गति और धारा की गति जुड़ जाती है। 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो कितने मिनट में, तो मतलब यहाँ पे b प्लस डब्ल्यू जाने में आपको क्या पूछा है, कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और आपको क्या दे दिया है, टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, पहले ये बताओ, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये बताओ स्पीड क्या होगा, धारा के अनुकूल जाओगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो दोनों की स्पीड b प्लस डब्ल्यू हो जाएगी। तो ये कितना है 15 और ये कितना है 5, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब आप ये बताओ यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो किस में दिया है, किलोमीटर में, तो ऑप्शन किलोमीटर में है और इसको किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम, कितने मिनट लिखा है बच्चे, 15 मिनट। अब इस मिनट को घंटे में बदलना होगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, या आवर में होगा तो बच्चे किलोमीटर में जवाब आएगा। तो 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 15 को किससे भाग देंगे, 60 से। अब 15 चौके क्या हो जाएगा 60 और 15 5 क्या हो जाएगा 20 और क्या हो गया 1/4। तो ये 20 बटा कितना हो जाएगा बच्चे, 20/4 हो जाएगा और 4 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5 और आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन का जवाब, ये हो गया क्वेश्चन का जवाब। तो धारा के अनुकूल में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, प्रतिकूल में माइनस हो जाती है, ये बात याद रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई, 84। अब आते हैं 85 नंबर पे, थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर क्वेश्चन को फिर आगे शुरू करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे पानी पी लेने दो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू। और ये बताओ, कमेंट करके बताओ तब तक कि कैसी लगी क्लास, और इस पे आप अगर रेगुलर यूट्यूब पे भी चाहते हैं आप क्लासेस, तो आपको कमेंट आपका बताएगा कि आप कितने लोग बोल रहे हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी तो हम कराएंगे। चलो, क्या है ना, कोई भी चीज एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए, ठीक है, तब मजा आता है जीवन में, ठीक है। देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 85 क्या है देखिएगा। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चीनी की कीमत में, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। ये परसेंटेज में पढ़ाया जाता है, प्राइस और क्वांटिटी में, सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसका अच्छे स्टैंडर्ड हम क्लास में कराएंगे, ठीक है, मतलब कराते हैं, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए क्या बोला है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, मतलब उसका खर्चा ना बढ़े भाई का। मतलब देखो महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कितनी हो गई बच्चे, 20% बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई 20%। तो पहले मान लो कितने की चीनी आती थी 100 की, अब वही चीनी कितने की आने लगी है 120 की। अब आपको कितना खपत कम कर दें ताकि आपका खर्चा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, मतलब आप खर्च ज्यादा नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं है, तो आपको खपत कम करना पड़ेगा। अब 120 का आप ले ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे भैया 20 का 100 का जितना आता है उतना दे दो, तो वो बोलेगा ठीक है मैं क्वांटिटी कम करता हूँ, 20 कम करूंगा, कितने में कम करूंगा 120 में, और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर दूंगा 100, और 20 से 120 होता है 1/6, आपको पता है 16 सही 2/3% होता है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ये सब परसेंटेज में पढ़े तो तुरंत हवा में उड़ेगा, बाकी आप डिवाइड कर देना 100 को 6 से तो आंसर आ जाएगा। पहले बताओ बच्चे यहाँ तक क्लियर, रटना फटना कुछ नहीं है, कंसेप्ट अगर आपका है तो आप एक एक लाइन में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अब यहां से शुरू होता है, देखो एसआई मुख्य परीक्षा 2023। अब एसआई का मैंने प्रीलिम्स वाला पेपर करा दिया था, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे। अब ये कौन सा वाला है बच्चे, मेंस वाला है एसआई का, जिसमें करीब 20 क्वेश्चन आए थे, मैंने पूरा काउंट किया था 20 क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग के कितने थे 80। तो वो व्यापम ने लिया था, इस बारी कौन लेगा पीएससी, तो फिर भी ठीक है, मान लो रीजनिंग का ज्यादा भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, रीजनिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो क्लासेस ऑनलाइन में है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों मैंने कराया है, और दोनों का रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लाइव भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और हमारी जो बुक आएगी वो भी आप यहाँ से आप मार्केट वगैरह से आके ले सकते हैं, ठीक है, और उसका पीडीएफ जरूर हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 23वां। अब क्वेश्चन नंबर 23वां बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये देख के ही लग रहा था अरे बाप रे क्या आ गया, बट आपको क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। क्वेश्चन बोला है 8 बेलन है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 के क्षेत्रफलों की तुलना की गई, किसकी तुलना की गई है, एरिया। इन चारों बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर होता है, उनके एरिया की तुलना की गई है, मतलब बात किसके बारे में है, एरिया। तो कोई भी दो बेलन का क्षेत्रफल समान नहीं है, कोई भी दो बेलन का क्षेत्रफल क्या है, समान नहीं, कोई भी ऐसे बेलन नहीं है जिनका एरिया क्या हो बराबर, ठीक है। या तो C1 या फिर C7 का क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है, तो न्यूनतम दो लोगों का है, या तो C1 का न्यूनतम है, या तो न्यूनतम किसका है C7 का, जिसका सबसे न्यूनतम है उसको लास्ट में लिख दिया हूं मैं, ठीक है। या तो न्यूनतम C1 का है, या तो न्यूनतम किसका है C7 का, हम दोनों में कंफर्म नहीं, किसी एक का लेकिन न्यूनतम है, ठीक है। उसके बाद बोला C4 का क्षेत्रफल C1 से अधिक है, अच्छा C4 का अधिक है, ठीक है, C4 का अधिक है, तो ये चीज तो कंफर्म है कि C4 का अधिक है, तो C4 यहां कहीं होगा, ऊपर साइड होगा, हमें नहीं पता कहां पे होगा, लेकिन C4 ऊपर होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। C4 का क्षेत्रफल ज्यादा है, C1 से अधिक है, किससे अधिक है, C1 से, तो C4 का कंफर्म है कि C1 से अधिक है, ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद क्या बोला है देखिएगा, C7 से नहीं बोला है ना, C1 से बोला है, ठीक है, तो C4 का C1 से अधिक है, C4 का C1 से अधिक है, क्या बोला है ध्यान से देखो, क्या बोला है, C4 का क्षेत्रफल C1 से अधिक है, ये बात क्लियर है। तो ऑप्शन में जाओगे तो सभी जगह देखो C4 जो है
वो C1 से क्या है, अधिक है। C4 देखो जिसके साइड मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो C4 C1 से अधिक है, ठीक है। लेकिन C5 मतलब इनमें से आपको ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जो अनुक्रम में संभव नहीं है, जो गलत है। मतलब यहाँ पे इनके बारे में बता दिया कौन अधिक है कौन कम है, और आपको चारों ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को चुनना है कि जो गलत है, जो हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो बाकी 3 पॉसिबल होंगे, 3 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक होगा जो हो ही नहीं सकता, तो उसको काटना है। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, यहां तक क्लियर है। तो C1 C7 से C1 जो है क्या बोला हुआ है, C1 सबसे छोटा है, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो सबसे छोटा कौन हो गया, C1। तो आप C7 को भी हटा ही दो काहे के लिए, क्योंकि ऑप्शन में देखो ना सबसे छोटा कौन दिख रहा है, C1। तो C1 से शुरू करते हैं, और C4 है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे C4 लिख देते हैं। देखो ऑप्शन की मदद लोगे ना तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि ऑप्शन में देखो सबसे छोटा कौन है, C1, उसके बाद कौन है, C4। सीधा मैं ऑप्शन की मदद ले रहा हूँ, ठीक है। C4 का क्षेत्रफल C1 से अधिक है, यहां तक आपने पढ़ डाला, क्लियर है। उसके बाद बोले लेकिन C5 से कम है, लेकिन C5 से कम है, किससे कम है, C5 से। तो यहां पे क्या बोला है, C4 का क्षेत्रफल C1 से कम है लेकिन C5 से कम है, तो C5 से कम है, तो C5 शायद उसका ज्यादा है C4 से। तो ये देखो C5 भी हर जगह है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं लगा, क्लियर है कि नहीं, सब कुछ ओके, चारों ऑप्शन ठीक चल रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। अब बोला है यहां से देखना C6, यहां से क्वेश्चन आगे शुरू होता है। C6 का क्षेत्रफल केवल C3 और C2 से कम है। C6 का केवल किससे कम है, C2 और C3 से, बाकी सबसे ज्यादा है। मतलब 2 से कम है, बस 2 से कम है C2 और C3। मतलब C6 का जो क्षेत्रफल है केवल C2 और C3 से कम है, बाकी सबसे अधिक है। मतलब तीसरे नंबर पे कंफर्म है कौन है, C6 है। तीसरे नंबर पे C6 है, तीसरे नंबर पे C6 है, क्या देखो तीसरे नंबर पे C6 है, ठीक है। और किससे किससे कम है, C6 का क्षेत्रफल केवल C3 तथा C2 से कम है, तो C3 C2 C3 C2 C3 C2, क्या C8 लिख दिया है भाई साहब, ये देखो C3 या C2 से कम था, यहां तो C8 लिखा है, तो यही वाला गलत है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। पूरा करने की जरूरत ही नहीं भाई, कहां लगे हो तुम, पूरा अगर करोगे तो पेपर बर्बाद करके आओगे, और नहीं करना है। यही तो कला सीखनी है, और इसी के लिए आपको सारी चीजें पढ़नी। ये थोड़ी है कि वही पुराना तरीका, बस क्वेश्चन गणित को सॉल्व कर रहे हैं। भाई सॉल्व नहीं करना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। ये नहीं कि पूरा खपाए हैं दिमाग, पूरा कहां से पूरा ग्रंथ लेके बैठे हैं, वैसे नहीं करना है भाई, ठीक है। आपको पेपर देना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि C6 जो है क्षेत्रफल केवल C3 और C2 से क्या है, कम है, बाकी सबसे ऊपर है। तो इन दोनों से कम है, तो ये दोनों ऊपर ही होंगे ना, इन दोनों ऊपर ही होंगे। तो यहाँ पे 8 दिख रहा है, यही वाला गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। बताओ, खेल खत्म। और कहाँ लगे हुए चक्कर में भाई, ये सब इतना नहीं करना होता, डायरेक्ट एग्जाम में करना होता है। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। पहले बताएं बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करना रहेगा, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले बताएं यहां तक क्लियर हुआ सभी को, कोई समस्या, ठीक है। बुक में भी एक बार देखो, ठीक है ना। चलो, बुक में भी बढ़िया से सॉल्यूशन दिया है आगे के भी, ठीक है। तो इस बुक को आपको अगर मार्केट से लेना होगा तो ले लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये मस्त बुक है, ठीक है, और इसमें आपको बढ़िया तरीके से आपका कवर हो जाएगा, और साथ में एक पूरा भी कंप्लीट वाला भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन में बच्चे लोग इतना टाइम बोल रहे थे ना, मेंस में हम लोगों ने वो नंबर कमाए। भाई क्यों आए, क्योंकि आपने सही अप्रोच से पढ़ा ही नहीं। अभी क्वेश्चन आया, इसमें से बहुत सारा टाइम लगा, जबकि सबसे ईजी क्वेश्चन में से एक है। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, अब ध्यान से देखते रहना पूरे वीडियो को, ठीक है। उन संख्याओं का योग कितना है जो A तथा B दोनों में है परंतु C, ये तो सबसे इजी है वैसे, ठीक है। क्या बोला, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो A और B दोनों में है, लेकिन किसमें नहीं है, C में नहीं है, परंतु C में नहीं है। A और B का योग, लेकिन C, ये वाले को हटा दो पूरा, ठीक है, C वाले को हटा दो, और A और B दोनों में है। तो A और B में दोनों में कौन है, 3 है भाई, तो इसका आंसर 3 होगा। इसमें क्या ही पढ़ोगे, क्लियर है कि नहीं। तो ये 58 नंबर का आंसर सीधा सा आ जाएगा, क्या 3। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 61। अब 61 देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 61 नंबर, ये क्वेश्चन था बच्चे स्टैटिस्टिक्स से आ गया है, सांख्यिकी से आ गया है। तो सांख्यिकी टॉपिक, प्रोबेबिलिटी और ये सब भी अपन इस बार पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सांख्यिकी को बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सांख्यिकी का क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी तो मैं केवल आपको फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है, तो आपको कई चीजें पहले से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स का करीब 1.5-2 घंटे का वीडियो है, यूट्यूब में भी डल जाएगा आपका, उसको पूरा देख लीजिएगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए तो बन जाए, ठीक है। क्योंकि पीएससी ले रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक वितरण दिया गया है, ऑब्जर्वेशन दिया गया है, माध्य और तथा माध्यिका, मतलब माध्य दे दिया है, मीन दे दिया है। क्या दे दिया है, मीन। माध्य मतलब मीन होता है, मीन कितना दे दिया है, 30। और माध्यिका मतलब क्या होता है, मीडियन। मीडियन कितना दे दिया गया है बच्चे, बताइएगा, 30, ठीक है। माध्य 30 है, मीडियन 30 नहीं है, सॉरी, कितना है मीडियन, 32 है, ठीक है। ये मीडियन 32 दे दिया गया है।
माध्य तथा माध्यिका, मीडियन दे दिया गया 32, ये है 30 और ये क्या है 32। तो इस वितरण का बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं मॉड। बहुलक निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, बाकी आप क्लास एक बार जरूर अटेंड करना जो आएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो मीडियन का 3 गुना कर दो, तो 3 इंटू 30 कर दो, 3 इंटू सॉरी मीडियन का 3 गुना 32 इंटू 3 कर दो, तो 32 इंटू 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये 96। और 2 गुना किसका कर दोगे बच्चे, बताओ जल्दी से, 2 गुना किसका कर दोगे, मीन का। तो मीन कितना है 30, तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, क्लियर है ना। तो ये बताओ यहाँ पे कितना आ गया 60 और ये कितना आ गया 96, दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 36 और क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा 36, क्लियर है। आप दे सकते हैं सॉल्यूशन में, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बढ़िया से बुक में दिया गया है, क्लियर है। बाकी इसका पूरा डिटेल आपको स्टैटिस्टिक्स बच्चे बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा दूंगा मैं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखो बच्चे अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, तो याद रखना मीन मतलब होता है एक एवरेज और मीडियन मतलब होता है कि जो एकदम मध्य में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जो सबसे बीच का जो आंकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं मीडियन, और बहुलक होता है जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं बहुलक। अब ये सब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में बढ़िया से पढ़ाऊंगा तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब इधर आ जाओ बच्चे, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु पर आधारित, बड़ा हल्का क्वेश्चन था। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, देखो सबसे पहले क्या बोल दिया पहली लाइन में ही, एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितने वर्ष बड़ा है 24 वर्ष, मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति और उसके बेटे के बीच का एज का डिफरेंस दे दिया है 24 साल। और याद रखना दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस जीवन भर क्या रहता है सेम, जैसे आपके पिताजी और आप में जो उम्र का अंतर होगा वो आज भी वही होगा, 100 साल बाद भी अगर मान लो दोनों रहते हैं तो बच्चे उतना ही डिफरेंस रहेगा, या 5 साल बाद भी दोनों रहते हैं तो दोनों का एज का डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। इस बात को याद रखिए, व्यक्तियों के एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। और यही चीज दे रही है एक व्यक्ति और उसके पुत्र का एवरेज का डिफरेंस, एज का डिफरेंस कितना दे दिया है 24 साल। अब आपसे बोला है 2 वर्ष में उसकी आयु, पुत्र की आयु से कितनी हो गई है 2 गुना, तो 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष पश्चात, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, वो हो गया फादर हो गया, यहां लिख लेते हैं, और उसका यहाँ पे पुत्र लिख लेते हैं, वो कितने गुना हो जाता है 2 गुना। 2 वर्षों में उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, पुत्र का 1 है तो पिता का कितना हो गया 2। अब आप ये बताओ इन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस का रेशियो कितना दिख रहा है 1, और 1 बराबर कितने साल होगा बच्चे 24 साल, क्योंकि एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम होगा, तो 1 बराबर कितने साल आ जाएगा बच्चे 24 साल। देखो कंसेप्ट को यूज करो और क्वेश्चन तुरंत जवाब होगा। 1 बराबर 24 है तो पिता का एज कितना हो जाएगा 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 साल, ठीक है, और पुत्र का कितना हो जाएगा 24 साल। मैंने पुत्र का ऐसे निकाल लिया, देखते हैं किसका पूछा है, पुत्र की वर्तमान है, अच्छा पुत्र का ही पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु पूछा है तो 2 साल बाद कितने का था 24, तो जब ये मतलब वर्तमान मतलब प्रेजेंट में क्या होगा, तो 2 साल बाद का ये 24 साल का है तो 2 साल पहले वर्तमान होगा, तो 2 साल पहले कितने साल का होगा 22, तो आंसर क्या आ जाएगा 22 साल, और यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। ऐसे करना है बच्चे क्वेश्चन को, ना कि बच्चे पूरा आप लिखें पूरा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करिए सबसे बेहतर है। कंसेप्ट यूज करना है कि दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है मेरे भाई सेम होता है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये क्वेश्चन कौन सा नंबर है 63, इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ध्यान से देखें, ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। 1 मिनट में कितने खंभे गिनता है 21, मतलब मान लो सबसे पहले यहां पे आया ये गिना, फिर उसका दूसरा खंभा गिना, तीसरा खंभा गिना, ऐसे करके गिना। ठीक है, यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है और हर खंभे के बीच में दूरी कितने कितने मीटर की 50 मीटर, हर खंभे के बीच में दूरी कितने मीटर की 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला है तो ट्रेन किस गति से चल रही है, ट्रेन की क्या निकालनी है गति, स्पीड निकालना। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या ये बात क्लियर है। तो ये बताओ कितना दूरी चला है, तो ये बताओ ये व्यक्ति ने बता दिया कि कितने खंभे गिना है 21, और यहाँ पे खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50, तो ये बताओ 21 खंभे जरूर गिना है, जैसे पहला खंभा दूसरा खंभा, लेकिन ये बताओ इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 50-50 है, कितनी है 50-50, तो टोटल खंभों की संख्या कितनी है बच्चे 21 है, टेलीफोन खंभे की संख्या कितनी है 21 है। लेकिन ये बताओ ये 50-50 गिनेगा कितनी बार, 20 बार गिनेगा ना, क्योंकि पहली गिनती में तो ये दोनों शामिल हो जाएंगे ना, पहली गिनती में मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा, यहाँ आगे से होगा, पहले वाले को छोड़कर उसके आगे से गिनेगा 50 के लिए पहला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल खंभे कितने हैं 21, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो 21 में से 1 कम करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल खंभे 21 हैं, लेकिन जब वो गिनेगा डिस्टेंस, जैसे यहां से यहां तक गया तो ये 50 काउंट किया, और कितने खंभे यहां पे आ गए हैं 2 खंभे, लेकिन यहां पे डिस्टेंस केवल क्या लिए हैं 50, एक 50 पे 2 खंभे। क्लियर है, तो याद रखिएगा कि यहां पे 2 खंभे हमने लिए और कितना मीटर केवल काउंट किया 50, फिर अगले में फिर 50-50-50, तो 1 खंभा कम अपने आप हो जाएगा। तो ये बताइए टोटल खंभे कितने थे 21, 1 खंभा कम कर दिए, कितना हो गया 20, और 20 का गुणा किससे कर देंगे 50, क्योंकि खंभों के बीच की दूरी कितनी थी 50-50 मीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे 1000 मीटर, कितना आ जाएगा 1000 मीटर, और ऑप्शन देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो कोई बात नहीं हम यहाँ पे 1000 मीटर लिख लेते हैं डिस्टेंस। क्या ये बात क्लियर है।
अब हम टाइम लिखना है, तो ये बताओ यहाँ पे कितने मिनट में, 1 मिनट में 21 खंबा करता है, तो टाइम टोटल 21 मिनट दे दिया है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो मैंने यहाँ पे 60 सेकंड लिख लिया। क्लियर है। लेकिन जवाब किस में देना है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड, और 18/5 से करेंगे तो किसमें आ जाएगा बच्चे, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड की जगह किसमें जवाब आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। बस इसको सॉल्व कर दो, तो 6 कितने 10 जा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18, 0 से 0 उड़ा दो, 5 से उड़ा दो, 5 दूनी 10 और 0, 20 × 3 कर दोगे कितना आ जाएगा बच्चे 60, और आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन में से एक था, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 64। अब 64 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, इस पे भी हम चलते हैं। तो एक 30 मीटर खंबे और 16.5 मीटर चौड़े आयताकार आंगन को पाटने के लिए इतने मीटर और इतने मीटर आयाम के कितने फर्श के टुकड़े लगेंगे। तो सिंपल से कितने टाइल्स लगेंगे, सवाल ये पूछा है। तो ये बताओ 30 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े आयताकार, एक आयताकार है बच्चे, ठीक है, उसमें कितना कितना बोल दिया है, 30 मीटर है, और कितना है बच्चे 16.5 मीटर, ये बच्चे उसका पूरा एरिया है। और इस पे आपको इसको पाटना है, किससे बच्चे, टाइल से पाटना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक फर्श के टुकड़ों से पाटना है। और फर्श का टुकड़ा के बारे में बता दिया 2.5/2 मीटर लंबाई और चौड़ाई। तो ये बताओ एक फर्श का टुकड़ा कितने एरिया का है, 2.5 × 2 का, और ये पूरे एरिया को पाटना है। तो देखते हैं कितने टुकड़े लगेंगे। एक टुकड़ा इतना एरिया रखता है, तो टोटल इतने एरिया को कवर करने के लिए कितने टुकड़े लगेंगे। तो नंबर ऑफ टुकड़ों की जरूरत है, तो यहाँ पे n निकालना है। तो बस बच्चे डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा, 2 से उड़ा दो कितना आ जाएगा 15। क्लियर है कि नहीं है। अब डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, तो कुल मिला के 25 और ये 165 है। तो 5 से उड़ाएंगे, 5 3 15, 5 बचे 25 हो गया, 5 से उड़ा दीजिए, 5 3 15, 5 3 15। अब 33 × 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 99, और आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देख रहे हो क्वेश्चन तुरंत हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 64 भी बच्चे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं बच्चे 65 नंबर पे। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है, इस बात पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 65। कुछ क्वेश्चन अच्छे आए थे जिसमें टाइम काफी लग गया था, तो वो क्वेश्चन भी मैं बहुत सटीक तरीके से आपको कराऊंगा कि उसमें सॉल्व भी नहीं करना था, केवल ऑप्शन से देख के आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने मित्र के साथ उसने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। अभी काफी शानदार क्वेश्चन देख रहे होगे, इसका डिटेल सॉल्यूशन जो लोगों ने किया था, तो पूरा एकदम डिटेल में करेंगे तो ऐसे ही होगा, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, सॉल्यूशन जरूर दे दिए आपके समझने के लिए, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना होता। पेपर में क्या करना होता वो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। एक आदमी जो है वो काम को कितने दिनों में कर सकता है, 5 दिनों में, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने मित्र के साथ उसने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। मित्र के साथ मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में किए हैं, 3 दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है उसका मित्र उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, मतलब बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। तो कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये तो बड़ा इजी था, वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने मित्र के साथ उसने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। उसका मित्र उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, बस इतना सा सवाल था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या ले लेते हैं बच्चे, एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है बच्चे, 15 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम ए का कितना आ जाएगा, 3, और एक दिन का इनका काम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5। अब ए एक दिन में कितना करता है, 3, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो मैं पूछूंगा बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 5, और ए कितना करता है, 3। तो बी अकेला एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। तो एक दिन में 2 काम करता है। क्या ये बात क्लियर है। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5, ए कितना करता है, 3। तो बी एक दिन में कितना करेगा, 2। अब पूछा बी अकेला संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा, संपूर्ण काम कितना है, 15, और एक दिन में कितना करता है बच्चे, एक दिन में कितना करता है, 2। तो 15 काम को करने के लिए 7.5 दिन लगेंगे। तो 7.5 दिन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी। तो एकदम हल्का सा क्वेश्चन था, कहां ये सब तामझाम करोगे भाई, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 66। क्या बोल रहा है, एक विक्रेता को 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। अब देखो, इतने वस्तु बेचने पर इतने वस्तुओं के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहली बात, हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाओगे तो क्या आ जाएगा, हानि। अब क्वेश्चन में बोला है उसका हानि प्रतिशत पूछा है, लॉस का परसेंट पूछा है। तो सबसे पहली बात, विक्रेता कितने वस्तु बेच रहा था, 36। तो ये बताओ अगर एक विक्रेता 36 वस्तु बेचता है तो खरीदा भी तो 36 ही होगा। तो ये बताओ, कहना ये चाहता है कि 36 वस्तुओं को मैं खरीदकर 36 वस्तुओं को मैंने बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, हानि। और मुझे हानि कितने वस्तुओं के बराबर हुआ है, 4 वस्तुओं का क्या बचे, विक्रय मूल्य। तो 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर मुझे लॉस हुआ है, क्लियर है। बस ये मैंने लिख लिया। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, तो एसपी को इधर ले आऊंगा, तो 36 और 4 क्या हो जाएगा, 40 एसपी, और यहां पे क्या हो जाएगा, 36 सीपी। पहले बताएं यहां तक क्लियर है।
अब आप ये बताइए एसपी और सीपी का मैं रेशियो निकालता हूं, तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालूंगे तो 36 से बटे में क्या आ जाएगा 40। अब आप ये बताइए कि 40 का खरीद कर मैं कितने में बेच रहा हूं 36 में, तो कितने का नुकसान हो रहा है मुझे, देखो क्रय मूल्य कितना दिख रहा है 40 और बेच कितने में रहा हूं 36, तो कितने का नुकसान हो रहा है 4 का, तो 4 का नुकसान हो रहा है कितने में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 और परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या करते हैं 100, तो 4 10 जा और 10 इंटू 10 कर देंगे कितना आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा 10%। रटना फटाना नहीं है, कंसेप्ट पे करना है, बड़े आसानी से होगा। कैसा भी क्वेश्चन है इसका, क्योंकि लेवल और भी अप किया जाता है क्वेश्चन का, तो कुछ भी आए तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस बार तो पिछली बार तो व्यापम लिया था, इस बार कौन लेगा पीएससी, तो पीएससी के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आ सकते हैं, लेकिन उस के स्टैंडर्ड का ही हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, तो इससे ऊपर लेवल लेके जाते हैं। पहले बताएं यहां तक क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 67। अब 67 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस बात पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम अतरंगी क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, बड़ा इजी था वैसे। क्या था देखिए, नीचे दिए गए संबंध में बी का अधिकतम मान आपको पूछा है, बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 823। तो यहाँ पे देखो 5a 9 है, तो हम एक काम करते हैं ए को भी 9 मान लेते हैं, बड़ा सा बड़ा अंक क्या हो सकता है ए का 9, और बी का भी बड़ा सा बड़ा अंक क्या हो सकता है यहाँ पे ए। अच्छा हमें किसका मान निकालना है बी का, तो हम एक काम करते हैं बी का मान निकालना है, तो ए का अधिक से अधिक क्या मान लेते हैं 9 और सी का भी अधिक से अधिक क्या मान लेते हैं 9। ठीक है, क्योंकि दोनों को क्या करना है जोड़ना है, जोड़ने के बाद इससे घटाएंगे तब जाके रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं पहले जोड़ने वालों को एक साथ लिख लेता हूं, जैसे 5a 9 लिख लिया एक साथ, यहां पे लिख लिया 9c 6 लिख लिया। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे क्या करना है, माइनस करना है किसे 7b2 से। ठीक है, और मुझे b का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो b का अधिकतम मान क्या होगा ये सवाल है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता हूं कि a का मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या मान लेता हूं 9 और c का भी क्या मान लेता हूं 9। अब ये दोनों 9 मान के देखता हूं कि b का क्या मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो 9 से बड़ा कोई अंक होता नहीं है, तो 9 मान के चल रहे हैं। तो ये बताओ 9 और 6 क्या होता है 15, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और इससे घटाना है, तो 9 6 क्या हो गया 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13, 13 का 3 है और हासिल कितना हो जाएगा 1। अब ये बताओ 9 और 9 18, 18 क्या हो गया 19, 19 में ऐसा क्या घटाऊं, अच्छा आंसर क्या आना चाहिए 823, ये बता दिया था। ठीक है, तो 19 में से ऐसा क्या घटाऊं कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो 19 में से अगर मैं अंक में देखूं तो b का मान क्या रखूं 7, 19 में से 7 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 19 में से 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा 13, क्या आएगा 13, सॉरी 19 में से अगर 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा बच्चे 12, 2 और 1 हासिल हो जाएगा। तो और ये देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पे 9 9 18 1 19, 19 में से मुझे 7 घटाना होगा, 19 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तभी जाके मेरा क्या आएगा बच्चे, 19 में से 7 घटाऊंगा तभी यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है कि नहीं, 19 में से 7 घटाऊंगा तो 12 आएगा, 12 मतलब 2 इकाई पे देना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए b का अधिकतम मान क्या होना चाहिए बच्चे यहाँ पे 7, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7। क्लियर है कि नहीं, तो इस तरीके से करना था, ये क्वेश्चन का जवाब हो गया बच्चे क्या 7। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का अतरंगी क्वेश्चन एक आध बार आ जाता है, थोड़ा सा अलग लेवल का, तो ये वैसा ही क्वेश्चन था। अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन में भी बच्चे लोग को बड़ा दिक्कत हुआ था, इसमें टाइम लगाए थे। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, कभी भी याद रखना है एक चीज इंपॉर्टेंट बात, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि याद रखिएगा कि कभी भी समीकरण वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कभी भी आपको समीकरण हल करना पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी समीकरण सॉल्व मत करिएगा, हमेशा ऑप्शन का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा, ऑप्शन का। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, नीचे दिए गए x और y के मान में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे आपके सामने समीकरण लिखा हुआ है 3x + y, क्या लिखा है पहले में 3x + y बराबर क्या दिया है 19 और दूसरे में क्या दिया है x - y बराबर क्या दिया है 9। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला वैल्यू होगा ABCD में से 4 ऑप्शन में से x और y का मान कौन सा होगा जिसको मैं पुट करूं और ये दोनों को क्या करे सेटिस्फाई कर दे। तो एक एक करके रखता हूं, पहले में रखता हूं क्या रखता हूं x की जगह क्या रखता हूं 7 और y की जगह क्या रखना है -2। तो 7 रखूंगा तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और 2 रखूंगा तो 2 माइनस कर दूंगा तो 21 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले में भी रख के देखते हैं, इसमें भी करना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दिए 7, अब ये -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 और 2 9, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई साहब यही आंसर होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये पूरा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप 9वीं 10वीं नहीं पढ़ रहे हैं, आप 6वीं क्लास नहीं पढ़ रहे, 7वीं नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा हल करके आपको चेक करेगा। आपको ऑप्शन देखना, ऑप्शन से टिक करना है। तो ये अप्रोच याद रखिएगा, कभी भी समीकरण आए तो पूरा हल मत करिएगा, हमेशा ऑप्शन की मदद लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 69। ध्यान से देखिएगा 69 नंबर के क्वेश्चन में अब हम किस तरीके से करेंगे ये भी देखें ध्यान से। अब 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चे, इस पे भी चलते हैं, ध्यान से देखें। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी को तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उनकी गति का अनुपात। बड़ा इजी क्वेश्चन है, स्पीड का रेशियो पूछा है, गति का क्या पूछा है अनुपात। हमेशा क्वेश्चन के ना लास्ट लाइन को देखा करो कि पूछा क्या है। तो गति का अनुपात, गति बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और किसका किसका बच्चे, ट्रक का और
बस का। तो ट्रक का अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस कितना है 550 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मीटर है याद रखिएगा, और यहाँ पे कितना मिनट है, 1 मिनट है, तो ये लिख लो, क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरे का लिखोगे बस का, तो बस का कितना है बच्चे, डिस्टेंस कितना है 33 किलोमीटर। मीटर में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 33 किलोमीटर मतलब 33 इंटू 1000 बटे में क्या हो जाएगा 45 मिनट। क्या ये बात क्लियर है। बस तो ये बताओ, ये मीटर में हो गया, ये भी मिनट में, तो यूनिट दोनों का क्या हो गया सेम। अब बस रेशियो निकालना है, तो 11 से काट दो, 11 पचे 55 जीरो हो गया, 11 तिया 33 और ये 000 हो गया, ठीक है। और ये 50 जीरो जीरो कट गया, 5 से उड़ा दो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और ये जीरो हो गया। 15 चौके 60 होता है, 15 तिया 45 है, तो ये 1:4/3 है। 3 का गुणा कर दो दोनों साइड, तो 3 अनुपात क्या आ जाएगा 4। और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन में से एक था, इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना था, ज्यादा कुछ था ही नहीं। आप परेशान मत होइएगा, बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं, ये सब पेपर के आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूं बच्चे में, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है और उनके परिमाप दिया हुआ है 104, और त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा निकालना है, ये पूछा है। तो सबसे पहली बात, ये जो अनुपात दिया है ये सरलतम रूप में नहीं दिया है, इसको पहले सरल रूप में बदलना है। सरल रूप में बदलने के लिए इस 2 को, इस 3 को और इस 4 को हटाना पड़ेगा, तो तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 4 और 3 का लघुत्तम होता है 12, और 2 का भी, मतलब इन तीनों का लघुत्तम क्या होता है 12। तो हम इसमें कितने का गुणा कर देते हैं 12 का। तो जब 12 का गुणा करेंगे तो क्या होगा कहानी, तो 2 छिक्के क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 चौके क्या हो जाएगा 12, और 4 तियां क्या हो जाएगा 12। अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका मान निकालना है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का मान निकालना है। तो सबसे लंबी भुजा कौन सा रेशियो दिख रहा है 6 वाला, तो इसका मान निकालना है। तो जो भी आंसर होगा वो किससे भाग जाएगा 6 से। तो यहाँ पे तो ये भी 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो ये बताइए परिमाप कितना दिया है 104 दिया है, तो परिमाप 104 दिया है, तो भुजाओं का जो योग होता है उसको परिमाप बोलते हैं। तो भुजाओं को जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 क्या हो गया 13, तो इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है 13, और यहाँ पे परिमाप कितना दिया है 104, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा 104। आपसे सबसे बड़ी भुजा पूछा है, मतलब किसका मान पूछा है 6 का, तो 104 बटा क्या हो जाएगा 13, और गुणे में कितना हो जाएगा 6। अब 13 से करेंगे तो 13 8 होता है, और 8 6 क्या होता है 48, तो क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा ए ऑप्शन 48। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, और ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये हो गया 70 तक हो गए हैं। अब हम चलते हैं बच्चे 71 नंबर पे। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, एक एक लाइन में करना है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना तकलीफ होगा, इसलिए कम से कम लिखो और बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन निकालो, और एग्जाम में जल्दी से जल्दी करो और समय बचाओ। क्लियर है। देखिए x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30%, दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखो x दोनों क्या बोल दिया है बराबर, तो दोनों इक्वल है, मतलब इसका 50% और इसका 30% बराबर है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर है। 5 का गुणा यहाँ कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5x माइनस क्या आ जाएगा 5y, और यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं तो 3x प्लस क्या आ जाएगा 3y। अब ये दोनों बराबर हैं, तो x की जगह इसको ले आओ तो ये बच जाएगा 2x, और ये y उधर चला जाएगा तो ये 8y हो जाएगा। तो ये बताओ x अपॉन y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काट दिए, 2 चौके 8, तो 4 बटा क्या आ गया 1। अब सवाल क्या पूछा है, x y से कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, क्या बोला है x y का, तो y का बोला है, तो y को कहाँ लिखना है नीचे, और x कितना है 4, तो 4 1 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, तो आंसर क्या आएगा 400%। आंसर आएगा 400%, लेकिन हमारे महान सीजी व्यापम ने जवाब लिया था क्या 25%। और ऐसे लेने वाले जवाबों को भगवान उनका एक भला करे, कुछ कल्याण करे, उनका कुछ ना कुछ बुद्धि दे उनको। तो याद रखिएगा एग्जाम में गलती से 25% लिया था और आंसर भी लिया था, तो आप परेशान मत होना, आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा 400%, और ये हटना चाहिए, ऐसा नहीं होना। ये गलती व्यापम करता है, लेकिन खैर इस बार अच्छी बात है पीएससी ले रहा, पीएससी से नहीं टेंशन लेना, पीएससी बहुत बढ़िया है। क्लियर है कि नहीं, पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है, पहले जो भी दिक्कतें था वो सब सॉर्ट आउट हो चुका, वो सब बढ़िया हो गया है। क्लियर है ना, यहाँ तक ओके है सभी को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 400, तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं होंगे, गलत है। क्लियर है, खैर यहाँ तक समझ में आया सभी को, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो ये भी किसका आ गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। देखो अब यहाँ पे ये देख के नंबर देख के घबराना नहीं ना, इसको सॉल्व करना है। जो नंबर है उसको ए बी के फॉर्म में बदल दो, इसको मैं मान लेता हूं ए, और इसको क्या मान लेता हूं बी, ये भी ए और ये भी बी और ये ए बी, ये मन में करना है, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, और बीच में क्या साइन लगा है माइनस। तो ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर का भी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर का भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 2ab बचेगा, यहाँ भी 2ab बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 2ab क्या हो जाएगा 4ab, और नीचे में क्या है ab, तो ab से ab कटेगा, आंसर क्या आएगा 4।
तो ऑप्शन होगा बी, पूरा पेन नहीं चलाना भाई। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस वहाँ प्लस, तो प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab, 4 से 2ab कट के क्या आंसर आ जाएगा 4। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। ये बच्चे एकदम बोधमास का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। इसको वर्नाकुलम बोलते हैं, जो बार लगा रहता है उसको हम लोग रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट या वर्नाकुलम या बार कुछ भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें बच्चे अटक गए थे जो बच्चे सिंप्लीफिकेशन या बोधमास रूल नहीं पढ़ के गए थे। तो ये देखो यहाँ पे माइनस लगा है, तो इस माइनस से मत करना, पहले इसको सॉल्व किया जाता है। तो 4.3 में से कितना माइनस करना है 2, इस माइनस को इग्नोर करना ना, बार का मतलब केवल इतने में फोकस है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको माइनस अगर करते हैं 4.3 में से कितना माइनस करते हैं बच्चे 2, 4.3 में से कितना माइनस करना है 2, तो ये बताओ कितना आ जाएगा 2.3, कितना आ जाएगा 2.3। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो माइनस अलग से लिख लेना 2.3। क्या ये बात क्लियर है? और 5.4 में से भी कितना माइनस कर देंगे बच्चे 2.3, तो 2.3 माइनस करते हैं तो 0.1 और 3.1 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अब 3.1 आ गया है, अब यहाँ पे क्या है 6.5 है, तो 6.5 में से फिर कितना माइनस कर देंगे बच्चे 3.1, तो यहाँ 0.4 और ये 3.4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 7.6 माइनस 7.6 में से 3.4 माइनस करना है, तो ये 0.2 आ गया, ये 4.2 हो गया। यहाँ पे 8.7 से माइनस कर देंगे बच्चे 4.2, कहानी को देखो बदल दिए। ठीक है, 4.5, तो ये आ गया आंसर 4.5 आपका जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो एकदम बढ़िया तरीके से करना है, ये नहीं कि तुम ब्रैकेट वैकेट बना रहे एकदम वो कर रहे, कहानी वो नहीं है, स्कूल वाली कंपटीशन है, कंपटीशन के हिसाब से सॉल्व करिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो याद रखना, आपके पास अप्रोच होना चाहिए कि एग्जाम में करना कैसे। अब देखो ये सब क्वेश्चन भी आए थे, इन सबको भी बढ़िया से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या है? ठीक है, अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट एक बना हुआ है, पाई चार्ट के हिसाब से आपको सवाल पूछा है। क्या पूछा है ये देखिएगा, इसमें एक पब्लिकेशन है, ठीक है, उसमें रॉयल्टी, प्रिंटिंग लागत, पेपर लागत, ये सबका परसेंटेज दिया हुआ है। और पाई चार्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी, डिग्री के फॉर्म में कितना होता है 360, और परसेंटेज में कितना होता है 100%। 100% मैक्सिमम वैल्यू होता है और डिग्री के फॉर्म में 360 होता है। इसको बढ़िया सा डीआई का क्लास बच्चे मैंने एक यूट्यूब में कराया है, उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डीआई मस्त तरीके से कराया, सब वैरायटी कराए। ठीक है, और डीआई के क्वेश्चन याद रखना, इस बार बहुत आएगा पीएससी में। ठीक है, पीएससी ले रहा है और इसलिए आएगा ही, चाहे वो आपका एसआई का पेपर हो, एसआई उसमें तो आता ही है सीसेट में, लेकिन एसआई के पेपर में भी अच्छा खासा आएगा। ठीक है, देखो सबसे रॉयल्टी पर होने वाले खर्च पर संबंधित भाग केंद्रीय कोण कितना है। ठीक है, तो रॉयल्टी पर कितना, केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल पूछा है, वो भी किसका, रॉयल्टी का। तो रॉयल्टी पे कितना परसेंट हो रहा है 15%, तो 15% को तुमको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है, एंगल में बदलना है। तो आप ये बताओ 100% जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। आपको कितने परसेंट के बराबर निकालना है, 15% का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, 360 बटा कितना हो जाएगा 100 और गुणे में कितना हो जाएगा 15, तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 18, 18 तियां कितना होता है 54, तो आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। खेल खत्म, ये हो जाएगा जवाब। पहले बताएं यहां तक क्लियर है? ठीक, अगर आप डीआई वाली क्लास करोगे तो ये भी नहीं चलाना था, डायरेक्ट मौखिक जवाब दे सकते हो अगर आप उन क्लासेस को अटेंड करोगे तो। ठीक है, मैंने एक टेबल बनवाया था अच्छे से। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का विवरण है। मतलब यहाँ पे एक पुस्तक का कहाँ इसने वही है कहानी, सेम कहानी है। ठीक है, रॉयल्टी वगैरह दिया है कि पुस्तक के पब्लिकेशन में कहाँ खर्चे होते हैं, रॉयल्टी इतना देना पड़ता है, प्रिंटिंग लागत इतना होता है। ठीक है, पब्लिकेशन इतना आसान नहीं भाई, इतना सारा खर्चा होता है, देख लो। ठीक है, अब उसके बाद पुस्तक पर रॉयल्टी छपाई की लागत से कम है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पुस्तक की रॉयल्टी जो है वो छपाई की लागत से कम है। कितना कम है, सवाल ये पूछा है। तो रॉयल्टी पे कितना खर्चा हो रहा है बताइए बच्चे, 15%। कितना हो रहा है 15%। अब ये बताइए छपाई पर प्रिंटिंग लागत का ही मतलब क्या है, छपाई है, 20% से कितना, क्या बोला है, कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज में जवाब देना है। तो कितना कम है बच्चे बताइएगा, 15%, 20% से कितना कम है, 3 कम है। और 3 कम कितने में है बच्चे बताइएगा, 20 में है। किस में है, 20 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं बच्चे, सॉरी कितना, 3 नहीं भैया 5 कम है, कहां से हम 3 बोल रहे हैं। 15 और 20 में कितने का डिफरेंस है भाई, कितना कम है, 15 20 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5% टिक मत कर देना गलती से, कितना परसेंट कम है ये सवाल था। तो 5% कम है, किससे कम है बच्चे बताइएगा, 20 से कम है। बड़े वाले को नीचे लिखते हैं, कम बोलता है तो परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या करते हैं, 100%, परसेंट कैंसिल, 5 चौके 20, 4 से उड़ा देंगे कितना आ जाएगा 25%। 25% कम है, क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे 5% टिक करके आए थे, गलती था उनसे, क्लियर है कि नहीं, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक ओके हैं सभी। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
ये इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन करें, इसका अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सवाल क्या पूछा, हम पहले इसको पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं जूम करूंगा क्योंकि शायद आपको कम दिख रहा हो, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में कंपनी एक्स तथा वाई के उत्पादन के बीच में अंतर क्या था, अधिकतम। अब ऐसे क्वेश्चन में ना जब आपको ग्राफर आप दे देता है तो पेन कम चलाओ, थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा चलाओ। तो क्या बोला है, कौन सा ऐसा वर्ष था जब एक्स और वाई का जो डिफरेंस था उत्पादन में वो सबसे क्या था, अधिक था, सबसे क्या बोला है, अधिकतम था। तो ये बताइए यहां पे एक जो सीधी एकदम जो काले रंग की लाइन दिख रही है सीधी, वो क्या है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डॉट डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई। तो सबसे ज्यादा अंतर आपको देखना है। तो ये देखो यहां तो अंतर मेरे ख्याल से कम ही है, ये भी कम है, ये अंतर थोड़ा ज्यादा है, ये अंतर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है, ये तो सबसे कम है, ये भी कम है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से तो ये वाला दिख रहा है। ये कौन सा होगा, 2000, तो आंसर आएगा 2000 वाला। क्लियर है। ये देखो ये इत्तू सा है और ये इत्ती सा है, इत्तू और इत्ती में ज्यादा कौन होता है, इत्ती ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा है। बाकी आप डिफरेंस निकाल लो, 100 और 141 में डिफरेंस कितने का, 41 का, और यहाँ पे 78 और 128 में डिफरेंस निकाल लो तो ये आ जाएगा 50 का। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना है बच्चे, 78 और 128। पहले ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक्स का उत्पादन कितना था, 78, ठीक है, और उसका कितना था 128, दोनों का डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 50 का, और यहाँ पे कितने का, 41 का। तो भाई 50 वाला ज्यादा, ये जीत गया भाई। क्लियर है। मैं तो खुद होता तो मैं सॉल्व नहीं करता, देखता जहां डिफरेंस टिक करूं, आगे बढ़ो सीधा सा। वैसे पेपर में समय हमारे पास इतना है, इतना परेशान नहीं होना। आपकी आदत नहीं थी शुरुआत से इतना 2 घंटे का पेपर में आपको 100 क्वेश्चन करने की, इसलिए आपको दिक्कत आया था, लेकिन अब आदत बना देंगे। इतना टाइम हो गया भाई, 2000 क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, 23 में हुआ था, 23-24 में। ठीक है ना, तो अब परेशान होना ही नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से आपका करा देंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा भरोसा करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 79 नंबर पे क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे भी बच्चे लाइन ग्राफ आपको दिया है। क्या बना है बच्चे, लाइन ग्राफ क्या है देखते हैं। ये भी लाइन ग्राफ दिया है, क्या बोला है, वर्ष 2000 में कंपनी वाई, वर्ष 2000 ये दिख रहा है, कंपनी वाई ये वाला है, ठीक है, उत्पादन उसी वर्ष में कंपनी एक्स, उसी वर्ष में कंपनी एक्स, क्लियर है, उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत था, लगभग कितना प्रतिशत था। अच्छा, वर्ष 2001 में वाई कितना था, वर्ष 2001 में 128 था, और उसी वर्ष में एक्स का कितना प्रतिशत था, एक्स का कितना प्रतिशत था, तो एक्स का कितना था 78, तो 78 का कितना प्रतिशत है 128। तो ये पूछे 128 जो है वो 78 का कितना परसेंट है, यहाँ पे परसेंट निकालना है। क्लियर है कि नहीं। अब ऐसे सॉल्व करना, देखो अब ये आ गया तो बहुत सारे बच्चे काटो सॉल्व करो, भाई ऐसा नहीं करना है, दिमाग लगाना है, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। इस सब क्लास में इस समय सिखा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन, मल्टीपल कंसेप्ट हो गया, ठीक है, और यूनिट डिजिट हो गया, ये सब की क्लास करिए, देखिए तुरंत होगा। तो यहाँ पे बोला है कि वर्ष 2000 में वाई का उत्पादन कितना था 128, और वर्ष 2000 में एक्स का उत्पादन कितना था 78, तो ये 128 से 78 से कितना, 128 78 का कितना परसेंट है, तो 78 का, तो 78 को नीचे लिखेंगे, ऊपर में 128 इंटू क्या कर देंगे 100। तो अब इसको सॉल्व करना, अब दिमाग लगाते हैं। देखो मैं अगर होता तो मैं पूरा सॉल्व कभी नहीं करता हूं, कैसे करता है अप्रोक्सीमेशन में, आप चाहो तो इसको काट पीट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, यहां पे देखो 128 है, तो जो भी आंसर होगा 100% से ऊपर होगा, तो ये 97 तो हो नहीं सकता, कंफर्म 97 हो नहीं सकता। अब ये देखो यहाँ पे 78 है और ये 128 है, 78 खुद अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है, पूरा है। अब ये 128 है, तो 78 का आधा कितना होता है बच्चे, 39 होता है। 78 का आधा कितना होता है, 39, 39 मतलब कितना होता है 50%। 78 का आधा करो ना, 35 का आधा 70, ठीक है, और 4 4 8, ठीक है, तो 39 हो गया 50%। ये अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं, बाकी काटना पीटना आपको आता है। अब ये बताओ इनको जोड़ेंगे तो 9 और 8 क्या हो जाएगा 17, एक हासिल हो गया, 7 3 10 और 11, 117 मतलब हो गया 150%। तो लेकिन यहाँ पे देखो 150% हो गया, मतलब जो भी आंसर होगा 150% से ऊपर होगा। 150% से ऑप्शन कौन सा वाला है, ये कम है। अब 150 से ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन ये बताओ ये 117 है और ये कितना है 128 है, तो थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, मात्र कितना ज्यादा है बच्चे, 8 और 3 11, तो 11 ज्यादा है। तो 150 से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा परसेंट ज्यादा नहीं होगा, तो 150 से थोड़ा सा ज्यादा परसेंट कौन सा 164, तो यही आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, ये नहीं होगा। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट होता है, लॉजिक होता है, तो बुद्धि लगाना होता है, ये सब सीखना है तो आपको आना पड़ेगा, या फिर आपको आप बोले कमेंट करके बताइए तो मैं यूट्यूब पे भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए अधिक से अधिक कमेंट होने चाहिए, अधिक से अधिक शेयर होना चाहिए। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है। तो ये बच्चे अप्रोक्सीमेशन से हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर है, पूरा आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने कैसे किया देखो, 78 खुद 100% है, 39 50% है, दोनों को जोड़ने पे 117 होता है, 117 मतलब 150% है, लेकिन यहाँ कितना 128 है, 117 से ऊपर है, तो 150% से आंसर ऊपर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। 117 और 128 में डिफरेंस मात्र कितने का 11 का है, तो 150% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 150% से थोड़ा सा ज्यादा 164 दिख रहा है, 173 तो बहुत ज्यादा हो गया। क्लियर है, ये 23% ज्यादा है और ये मात्र कितना है 14। क्लियर है, तो यही ऑप्शन होगा। तो देख सकते हो इस तरीके से,
ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अगले में चलते हैं बच्चे, एक और बढ़िया सा कंसेप्ट बताता हूं डीआई का। देखो ये सब क्लास में ना जो वीडियो बना दिया हूं ना मैं आपको, डीआई का डेटा इंटरप्रेट सब में बताया हूं ये सारी चीजें जो मैं यहां पे करा रहा हूं। ध्यान से देखो डीआई का, यहां पे क्या नीचे दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन करो, प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों में कुल उत्पादन के बीच का अंतर, कुल उत्पादन का अंतर पूछा है भाई साहब। बताना है 2000 में, मतलब जितने भी कुल उत्पादन है 1997 से लेकर 2002 तक जितना भी उत्पादन हुआ एक्स कंपनी का और जितना भी उत्पादन हुआ वाई कंपनी का, दोनों का क्या निकालना, अंतर। तो आप ये कर सकते हो कि यहां पे सबको जोड़ो और फिर इसको जोड़ो और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो और आंसर आ जाएगा, जो काम यहां पे किया गया है सॉल्यूशन में। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, पेपर में क्या करेंगे, अगर हमें इनका अंतर पूछा है भाई तो आप शुरू से ही अंतर निकालने लगो ना, तो आपके लिए आसान पड़ेगा। जैसे मैं बताओ 1997 में ये 139 था, ये 119 था, यहीं पे अंतर निकाल लो। मैं क्यों जोड़ के बाद में अंतर निकाल, मैं पहले ही अंतर निकाल के फिर जोड़ दूंगा, वही आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं, स्पीड बनेगा। लेकिन आइए 139 में से 119 का डिफरेंस कितने का हो गया बच्चे, 20 का। क्लियर है। अब ये देखो ये डॉट डॉट वाला ऊपर है और ये डार्क वाला लाइन कहाँ है, नीचे है। तो जब ये ऊपर होगा डॉट डॉट वाला और ये वाला नीचे होगा तो मैं इसको प्लस में लिख रहा हूं, याद रखना। तो यहां पे लिख लेता हूं +20, चलेगा, +20 सही है। अब आप ये बताओ, ये डॉट वाला फिर ऊपर ये नीचे, तो ये 120 और 99 में अंतर कितने का, 21, तो यहां पे +21 लिखूंगा, चलेगा। ठीक है, अब देखो ये देखो डॉट वाला ऊपर आ गया, अब सॉरी डॉट वाला नीचे आ गया और डार्क वाला ऊपर आ गया, तो अब इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। लेकिन दोनों का अंतर कितने का, 41, तो यहाँ पे -41 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ -41, चलेगा। फिर सबको सॉल्व कर लेंगे। ये बताइए डॉट वाला फिर ऊपर है तो फिर प्लस में होगा 128 और इसमें अंतर कितने का, 0, 7, 5, 12, 50 का अंतर है। कितने का, 50 का है, 50 प्लस में। डॉट वाला ऊपर है तो प्लस में और डार्क वाला ऊपर है तो माइनस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया था। अब यहाँ देखो ये डार्क वाला ऊपर है और डॉट वाला नीचे है, तो ये डॉट वाला ऊपर है तो माइनस में होगा, तो 120 और 7 में अंतर कितने का है बच्चे, 13 का है, तो -13 सही है। अब देखो फिर से डार्क वाला ऊपर है डॉट वाला नीचे, दोनों का अंतर कितने का है, 2, 9, 2, 11 का सही। इनको जोड़ लो, 3, 1, 4, 1, 5, -5 हो गया और ये 1, 2, 4, 2, 6, -65 हो गया। इनको जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, ये 1 हो गया, 5, 2, 7 और 7, 2, 9, 91 और इसमें से कितना घटा दो, 65, तो 6, 5 क्या हो जाएगा, 11, यहाँ पे 8 हो गया, तो 6, 2, 8 कितना आ जाएगा, 26 बच्चे, 26 आ जाएगा आंसर। और 26 यहाँ सब किस में था, 100 के फॉर्म में, तो 2600। ये देखो क्या लिखा है, वेतनों की संख्या 1000 में है तो 26 के साथ 1000 लगा देना, 3 0, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे करना है। ठीक है, तो आप पूरा जोड़कर डिफरेंस निकालने से अच्छा पहले डिफरेंस निकालकर जोड़ो, ज्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ बच्चे सभी को, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाइए 89 में। अब देखो ये क्वेश्चन में तो बच्चे लोग एकदम घूम गए, तो भाई साहब ये क्या आ गया, अब जबकि ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से हो जाता है, कहां तुम लगे थे इतने चक्कर में। देखो यहां पे क्या बोला है, दिए गए वेतन आरेख, ये वेन डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 20 दिया है। यूनियन मतलब होता है अथवा, अथवा मतलब उनको जोड़ने पर, उनको पूरा जोड़ने पर। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब ये पूरा बी वाला और पूरा सी वाला, इनको पूरा जोड़ लेंगे, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा बी यूनियन सी कहलाएगा। और उसके साथ ए को भी यूनियन, ये वाले को भी जोड़ दिए, पूरा जोड़ने पे कितना दिया है, 20। मतलब इस पूरे का सम बच्चे कितना दे दिया है, 20। कितना दे दिया है, 20। आपसे पूछा बी इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, एंड मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन हो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और मतलब सबको लेना है। ठीक है, इसका मतलब सबको लेना है, इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन, ये आपको वेन डायग्राम में पढ़ाया जाता है। तो ये बी इंटरसेक्शन यू निकालना है, इसका मान निकालना है, मतलब ये वाला इतना सा मान निकालना है, सॉरी बी इंटरसेक्शन क्या बोला है, सी। तो बी और सी का देखो, ये वाला बी है और ये वाला सी है, तो ये वाला हिस्सा आपको निकालना है, ये हिस्सा निकालना है, दिख रहा है। बी इंटरसेक्शन यू मतलब ये दो बी और सी दोनों में कॉमन है, ये भी निकालना है। तो अब ये देखो इसका मान कितना है, 3x - 1 और इसका क्या है 2x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3x 2x क्या हो जाएगा 5x, तो जो भी आंसर होगा वो क्या आएगा 5x - 1, सही है 5x - 1। तो जो भी आपका आंसर हो, x का मान दुनिया का तुम कोई भी मान लो, उसका अगर 5 से गुणा होगा तो इकाई में या तो 0 आएगा या तो इकाई में क्या आएगा 5। दुनिया में कोई भी नंबर अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो इकाई में 0 आता है या 5। तो यहां पे अगर 0 आएगा और 1 से घटाएंगे तो 0 आएगा और 1 से घटाते हैं तो यहाँ 10 बन के यहाँ पे इकाई में क्या आता है 9। अगर यहाँ पे 5 आएगा तो क्या आएगा 4, तो इकाई में या तो 4 आएगा आंसर या तो 9 आएगा। तो इकाई में 4 या 9 कहीं दिख रहा है, तो 4 तो कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन 9 दिख रहा है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, लेकिन ये दोनों तो कट गए बच्चे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कैसे किया समझ में आया। फिर से बताता हूं ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों का B और U का इंटरसेक्शन था, 3 और 2 5x - 1 हो गया, और 5x - 1 मतलब इसका आंसर होगा। तो x का मान चाहे कोई भी हो 5 से गुणा होगा, तो जो भी उत्तर होगा उसके इकाई में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, और 0 आएगा तो इकाई में
9 बचेगा, और 5 आएगा तो इकाई में 4 बचेगा। इकाई में कहीं भी 4 दिख रहा है क्या देवता? नहीं। क्या दिख रहा है? 9। तो या तो सी होगा या तो बी होगा, दोनों में से एक आंसर होगा, मतलब ये दोनों तो कट गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बताओ इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये बताओ इन सबका सम कितना था बच्चे? इन सबको जोड़ने पे कितना आया था? 20। और ये इतना तुच्छ सा है, छोटा सा, तो ये कभी भी 19 हो सकता है क्या? 19 कभी हो सकता है क्या? 19 कैसे होगा जब ये पूरे का सम 20 है, पूरे का सम 20 है, तो ये इतना सा 19 हो जाएगा, ये क्या पूरा इसका 1 होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कितना होना चाहिए? 9। तो 9 इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन से। मैं चाहता तो डिटेल से भी करवा सकता हूं, लेकिन डिटेल से क्यों करें भाई साहब, जब ये हो जा रहा है तो पहले दिमाग लगाना होता है। इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव पेपर का उद्देश्य ही ये है कि आपका बुद्धि की क्षमता उतनी है कि नहीं है। ये थोड़ी आपका सींग लगा सीधे से बस करे पड़े हो, सॉल्व किए पड़े हो। भाई सॉल्व तो सब कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसको सॉल्व करवाना, लेकिन ऑप्शन से कैसे करना है वो सिखाना है। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहले डिटेल बताने के बाद ये क्लास में बताता हूँ, क्योंकि बेसिक की क्लासेस अलग हैं और ऑप्शन से भी आपको सीखना है। क्लियर है ना? तो ये सब अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होगा जब आप चीजों को पढ़ेंगे। अब देखो बच्चे अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और आपके सामने, बस अभी लास्ट है बच्चे, ठीक है, लास्ट है तो थोड़ा पेशेंस रखो। देखो फुल एनर्जी के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास किए, तो आपको फुल एनर्जी के साथ बने रहना है। ठीक है, अब रीजनिंग का भी ऐसे लूंगा, रीजनिंग भी पूरा कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 96। अब इसमें देखो बहुत सारे बच्चे, देखो सॉल्यूशन देख रहे हो, बब्बा इतना नहीं देखना है, क्या करना है, ये शहर ए से बी के 2 बस टिकट, शहर ए से बी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ना, तुमको शायद दिख ना रहो, दिखना चाहिए भाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लक्ष्य है कि आपको दिखे। ठीक है, देखो अब देखो यहां पे क्या बोला, शहर ए से बी के 2 बस टिकट। तो ए से बी के लिए मैं शहर के टिकट की कीमत मान लेता हूं x, और ए से सी के लिए जो शहर का टिकट है उसको क्या मान लेता हूं y। तो ए से बी के 2 बस टिकट थे, तो 2x हो जाएगा ए से बी के लिए, x रुपया। ए से बी जाओगे तो x रुपया लगेगा, ए से सी जाओगे तो y लगेगा। तो यहाँ पे 2 टिकट लिए थे ए से बी के लिए, तो 2x हो गया। और शहर ए से सी के लिए कितने लिए हो? 3, तो ये हो गया 3y। और टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 77। ये 77 लिख लो, सही है। किंतु शहर ए से बी, अब ए से बी 3 बस टिकट लेते, अगर ए से बी का 3 टिकट लेते, और ए से सी के कितने लेते? 2 लेते, तो 2y, और ये बराबर कितना होना चाहिए? 73। अब आपसे पूछा है तो शहर ए से बी और ए से सी के टिकट की संख्या, ए से बी का x है और ये y, ये दोनों निकालना है। अब भाई साहब देखो समीकरण बन रहा, मैंने बोला समीकरण कभी भी दिख जाए तो सॉल्व नहीं करना, हमेशा ऑप्शन को देख के सेटिस्फाई कराना है, उसी तरीके से करिएगा, सॉल्व मत करिएगा। तो मैं सॉल्व नहीं करता हूं, आइए देखते हैं, ऑप्शन को सेटिस्फाई कराऊंगा। कैसे कराऊंगा आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया? 4 और 23। तो अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और 23 अगर रखूंगा y की जगह तो 3 इंटू 23, 3 तियां क्या हो जाएगा? 9। पूरा मत सॉल्व करो, इकाई देखो, 23 इंटू 3 करेंगे तो 3 तियां क्या हो जाएगा? 9। और 8 और 9 क्या होता है? 17। 17 का इकाई क्या दिख रहा है? 7। बिल्कुल ठीक है, सही हो सकता है ये। अब यहाँ पे देखते, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, केवल इकाई अंक देख रहा हूँ, इकाई अंक से मेरा हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 तियां क्या हो जाएगा? 12 का इकाई 2 है। अब अगर यहाँ पे 23 रखता हूँ, दोनों को चेक करना है ना, इससे दोनों को, अब 23 रखता हूँ तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। लेकिन इकाई में क्या दिख रहा है? 3, तो पहला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में आओ, दूसरे में क्या दिख रहा है? 13 और ये क्या दिख रहा है? 17। 13 और 17, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26, और यहाँ पे 17 है, तो 17 तियां क्या था? 17 तियां 51, 6 और 1 7 है, बिल्कुल ठीक है, और 6 और 1 7 है, 5 2 7 है, बिल्कुल ठीक है। फिर 13 तियां क्या हो जाएगा? 39, और यहाँ पे क्या? 17 दूनी क्या हो जाएगा? 34, 9 4 13, बिल्कुल ठीक है बच्चे यहाँ पे। तो ये यही वाला आंसर होगा। कहाँ आगे चेक करोगे? क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करना होता है, पूरा समीकरण हल करने की जरूरत नहीं है। कभी भी द्विघात समीकरण हो, कभी भी लीनियर इक्वेशन हो, रैखिक समीकरण हो, कभी हल नहीं करना, हमेशा ऑप्शन का यूज करना बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हमने ये क्वेश्चन भी करा दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये तो एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन, बड़ा इजी था, लेकिन इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्या बोला है? दिए गए संख्या को सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है, सबसे एकदम शांत पूर्वक, एकदम सावधानी के साथ अध्ययन करना है। दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो 387 ये करके ऐसा दिया हुआ है, यदि सभी संख्या के विषम अंकों का, क्या बोला है? विषम अंक में क्या कम करना है? 1 जोड़ना है। तो जो भी विषम अंक होगा, जो भी विषम अंक है उसमें 1 जोड़ना है, और जो सम अंक है उसमें कितना जोड़ना है? 2 घटाना है। अच्छा, 2 घटाना है, तो कौन सा अंक सबसे छोटा होगा? सबसे छोटा वाला बताना है, सबसे, इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? देखो सबसे पहली बात, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक होते हैं, 3 इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। जैसे ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा। आप सैकड़ा पे अटैक करो सीधा। इसका सैकड़ा क्या दिख रहा है? विषम। और विषम है तो 1 जोड़ेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा? 4। तो ये 2 अंक छोड़ो, सैकड़ा पे फोकस करो। सैकड़ा वाला बताएगा कि कौन छोटा कौन बड़ा। ये देखो यहाँ पे सैकड़ा वाला क्या है? 8। ये क्या है? सम है, और सम में 2 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 अंक छोड़ो, 600 के करीब होगा, और ये कितना? 400 के करीब होगा। अब ये देखो 176 है, ये क्या है बच्चे? विषम है, इसका सैकड़ा। तो विषम है तो 1 जोड़ेंगे तो 200 समथिंग आ जाएगा आंसर।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 285। अब 285 का इकाई क्या सैकड़ा स्थान क्या दिख रहा है 2, और ये क्या है सम है, और सम में क्या करना है 2 कम, तो 2 से 2 कम करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो जो भी आंसर होगा 2 अंक का आएगा, तो सबसे छोटा नंबर तो यही होगा ना भाई जो 2 अंक का, बाकी सब तो 3 अंक के है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ ये सब पूरा ऐसे कहानी करोगे मेरे भाई, समझ में आना चाहिए वो, लेकिन एग्जाम में ऐसे करना है। क्लियर है? तो ये 2 अंक का संख्या यही होगा डी वाला, और यही जवाब होगा। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से मैंने सॉल्यूशन कराया ना, इसी तरीके से आपका स्पेशल क्लासेस, आपका एसआई का हम लोगों ने बैचेस शुरू किया है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में। और आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस इसी तरीके से पूरा कराऊंगा, जो पूरा सॉल्यूशन जो रहेगा पूरा यूट्यूब पे, पूरा जैसे विगत वर्ष 2011 से 23 तक का। तो उसके लिए वीडियो पे जरूर उसको भी देखिएगा, और इसको शेयर करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक मिले, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और साथ में बच्चे एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको, इस साथ में हमारा एसआई का बैच भी 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में। मॉर्निंग पे बैच है, तो आराम से आप फिजिकल की भी तैयारी हमारी तरफ से कराई जा रही है। साथ में बच्चे एक चीज़ और याद रखेंगे कि प्री और मेंस की तैयारी हम एक साथ करा रहे हैं, अलग अलग नहीं, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ है, क्योंकि आपका लक्ष्य है वर्दी, और वर्दी के लिए भैया दोनों को साथ पढ़ना पड़ेगा। प्री के बाद मेंस में टाइम नहीं मिला तो आपको समस्या हो जाएगी, और वो समस्या हम नहीं होने देंगे। ठीक है? और साथ में इंटरव्यू भी हम आपको कराएंगे, और हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। ठीक है? फिजिकल की तैयारी के साथ सब कुछ आपको यहीं पर मिलना है, कॉम्पिटिशन एकेडमी एचआर पब्लिकेशन। साथ में मैथ्स और रीजनिंग की अगर आप स्पेशल क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी बहुत न्यूनतम फीस पे हम आपको करा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिशन एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में जाके वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ में एसआई के बैचेस भी ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे आपको वो चीजें कराई जा रही हैं। और जो ऑफलाइन एडमिशन लेगा उसको ऑनलाइन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 रुपया नहीं देना है। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि टीचर का एक प्यार जो मेरी तरफ से था, अब आपका प्यार भी मैं आपकी तरफ से देखना चाहता हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।